नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और शेवेरू गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और सच बताऊं तो थोड़ा आज मार्केट ने डिसअपॉइंट किया है। आज सुबह हम बात कर रहे थे कि एक्चुअली गैप डाउन नहीं होना चाहिए, गैप अप होना चाहिए। दिक्कत ये हो गई कि मार्केट में एक्चुअली गैप अप थोड़ा बड़ा हो गया और उसके बाद मार्केट में एक्चुअली अगर आप देखें तो डिक्लाइन आई है और अच्छी खासी डिक्लाइन है एक्चुअली। और आज हमने कल के हाई के मुकाबले लोअर हाई बनाया है और कल के लो के मुकाबले डेफिनेटली लोअर लो बनाया। इवन अगर कैश एडजस्टेड लो भी देखें वो भी जो 24,207 का लोवेस्ट पॉइंट था उसके मुकाबले आज 24,137। जो रीसेंट लोज रहे हैं वो निफ्टी के आसपास यहीं रहे हैं, करीब करीब इसी जोन में रहे हैं 24,100 के आसपास। बैंक निफ्टी ने भी आज फिर वही 58,000 पर गए, 5 सेकंड 58,000 के ऊपर ट्रेड किया, उसको रिजेक्ट किया और फिर वहीं नीचे आया। और देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट हमारे लिए कैसा रहेगा। बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए। ध्यान रहे आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है तो अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग में केयरफुल रहिएगा। शुरुआत करते हैं इस समय शो की हेडलाइंस के साथ। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के दिन रेंज में फंसा बाजार, गैप अप के बाद फिसला निफ्टी 24,150 के नीचे आया। बैंक निफ्टी फिर 58,000 की दहलीज पर अटका। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बढ़त गंवाई, 3% ऊपर आया इंडिया विक्स। आज का बिग स्टॉक टाटा पावर 4% टूटकर एफएनडो के टॉप लूजर्स में हुआ शुमार। सिंगापुर कोर्ट के झटके से सेंटीमेंट हुए खराब। इधर सिटी के डाउनग्रेड से लुपिन गिरा। मजबूत चार्ज के दम पर एलआईसी हाउसिंग और ज़ायडस लाइफ में 2% तक की मजबूती। इधर स्पॉटलाइट जीवीटी एनडी में भी रौनक कायम। कैपिटल मार्केट शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली, 1% से ज्यादा फिसला सेक्टर इंडेक्स। ब्लॉक डील के बाद करीब 4% फिसला आईसीआईसीआई एएमसी, साथ ही एचडीएफसी एएमसी और एमसीएक्स भी 2 से 3% फिसले। साथ ही सरकारी बैंक और मेटल्स में भी दबाव। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स में रौनक। चीनी ग्रिड इक्विपमेंट पर अमेरिका में लग सकती है रोक। खबर के बाद पावर इक्विपमेंट शेयरों में तूफानी तेजी। जीटीएनडी, हिताची, सीजी पावर उछले। एमएसआरडीसी विवाद पर अमेरिका में मुकदमा होने से एचडीएफसी बैंक में 1.5% की गिरावट। 26 महीने के निचले स्तर पर पहुंचे भाव। एक निवेशक ने दायर किया मुकदमा, हालांकि बैंक ने कहा मुकदमे में दम नहीं, मजबूती से लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। और सोने में ड्यूटी कट की खबरों से गोल्ड फाइनेंस शेयरों में गिरावट। मुथूट मनप्पुरम करीब 5% तक फिसले। वहीं आईएफएल फाइनेंस में भी बिकवाली का प्रेशर कायम। अदानी ग्रुप शेयरों में आज एक्शन। मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट के बाद अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 3% ऊपर, 1900 के ऊपर के दिए टारगेट। इधर अदानी पावर में भी बड़े सौदों के बाद करीब 4% की रैली। अदानी एंटरप्राइज और पोर्ट में भी खरीदारी। ओके, चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के शो की। और बाजार पिछले 1 घंटे में एकदम से कोलैप्स हुआ है। कोलैप्स मतलब बहुत स्ट्रांग वर्ड हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी 1 घंटे पहले तक कि सब ठीक है, हो जाएगा, आखिरी के घंटे में शायद रैली भी आ जाए। लेकिन एकदम से मार्केट नीचे आया है और एक पूरे दिन मार्केट एक छोटी सी सॉर्ट ऑफ रेंज में फंसा रहा। लेकिन इशू क्या हुआ, एक तो सुबह गैप डाउन की बजाय गैप अप के साथ शुरुआत हो गई, तो एक मामला तो यहाँ पर फंस गया, ठीक है। और इसके बाद ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला और ये दिक्कत है मार्केट के लिए। और अगर आप देखें बैंक निफ्टी, ये भी 58,000 का लेवल नहीं क्रॉस कर पाया। इनफैक्ट आज सिर्फ आधे मिनट के लिए आप 58,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। इनफैक्ट आज बहुत लोगों के लिए तो सबसे अच्छी ट्रेड यही रही कि 58,000 पे बैंक निफ्टी पर रिजेक्शन आया और तुरंत वहाँ पर सेल आ गई, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था और ये क्रॉस नहीं हुआ। और इमीडिएटली उसके बाद से आपने सेलिंग देखी। आईटी शेयर्स यहाँ पर भी आज काफ़ी गिरावट रही। और अगर आप देखें तो ये भी जो इंडेक्स है अब थोड़ा रिकवर हो रहा है। हालांकि देखिए खबर है, और हालांकि ये खबर मुझे जेन्युइन लगती नहीं है गोल्ड को लेकर कि गोल्ड और सिल्वर की ड्यूटीज़ में शायद कट किया जाए। इस वजह से गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई है। आज गोल्ड का रेट नीचे नहीं आया है, लेकिन हमारी डोमेस्टिक मार्केट में नीचे आया है, तो वो एक इम्पैक्ट था। वो आपने देखा मुथूट और मनापुरम दोनों में। इनफैक्ट मुथूट और मनापुरम दोनों इस समय, स्टॉक दिखा दीजिए प्लीज़ मुझे, मुथूट और मनापुरम दोनों में इस समय गिरावट आपको देखने को मिल रही है। बस एक स्पेस है जो अच्छा कर रही है, वो है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स शेयरों में शानदार तेज़ी है। और एक चीज़ कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार रखिएगा एचडीएफसी बैंक का इंटरडे चार्ट। और सच बताऊं तो जो क्यू ट्रेड्स होती है ना, ये सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क करती हैं, क्योंकि बस पिछली बार बाउंस बैक किया तो यहाँ भी बाउंस बैक आएगा। हमने हमेशा एक बात की थी कि नहीं, इससे दूर रहें। और देख लिया आज क्या हाल हो, उसका 2% नीचे फ्रेश 5 ईयर लो पर एचडीएफसी बैंक का। चलिए देखते हैं आखिरी का 1 घंटा 40 मिनट कैसा रहेगा हमारे लिए।
1 घंटा 40 मिनट कैसा रहेगा, वहीं पे रहेंगी नजरें। लेकिन मार्केट एक्सपायरी के दिन प्रेशर में है, सारी बढ़त गवाई हमने इंट्राडे में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रेथ खराब हुई आज के सेशन की, जो कि शुरुआत काफ़ी शानदार हुई थी। मिड कैप और स्मॉल कैप भी रख दीजिएगा स्क्रीन पर, वहाँ पर भी हमने इंट्राडे में बढ़त गवाई है। लेकिन आज की इस गिरावट को सर कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से टूटा है आज और ब्रेथ भी खराब हुआ है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? और 58,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल हमने लगातार डिस्कस किया है बैंक निफ्टी पर, वो तो क्रॉस ही नहीं हो पा रहा। ऐसे में बैंक निफ्टी पर क्या व्यू, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? देखिए, इस तरीके की जो मार्केट में वायलेंस होती है ना, वायलेंस से मेरा मतलब है, अगर आप पिछले 4-5 दिन का मूव देखें, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, उसके बाद एक 2 आउटसाइड डे, उसके बाद एक दिन आपने हायर हाई और हायर लो बनाया, और उसके बाद आपने एक इनसाइड डे बनाया। मतलब आप हाई और लो के बीच में फंसे रहे, और आज आपने फिर से एक लोअर हाई और लोअर लो बना दिया। मतलब इस तरीके के जो मूव्स होते हैं ना, ये नॉर्मली एक नाजुक जोन जो होता है ना मार्केट का, उसके बाद जो एक मार्केट में एक डिसाइसिव मूव आना होता है ना, उसकी तरफ होते हैं। अब मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है श्रेया कि ये ब्रेकडाउन का संकेत है या ब्रेकआउट का। बहुत लोगों को लगेगा कि मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, हो सकता है वो हो जाए, लेकिन मेरी होप अभी भी ये रहेगी कि मार्केट शायद इतना सब कुछ सहकर 24,000 को डिफेंड करके आगे आपको पॉजिटिवली भी अब सरप्राइज कर सकता है। ठीक है, ये एक थ्योरी है, बट यू नेवर नो। लेकिन जो रीसेंट लो है ना, उनका बचना ज़रूरी है। वो ट्रेंड लाइन की जो हमने बात की थी 23,950 से 24,050, 24,075 के करीब, अब आप उस ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर थोड़ा सा समय बिता रहे हैं, और ऐसे में उस लो का बचना बहुत ज़रूरी है। तो 23,950, 24,000 में को ब्रेक जोन होगा। इसके नीचे अगर आप फिसले तो मैं ये बात कहूँगा कि नहीं, अब मार्केट जो है वापस वो जो ट्रेंड डाउन साइड का 24,600 से हमने एक डाउन साइड का ट्रेंड पकड़ा था, जिसको हमने 24,100 के करीब एक मैच्योर माना था, शायद वो बड़ा ट्रेंड रिज्यूम हुआ, लेकिन उसके लिए उस क्लोज के नीचे बंद होने की कंफर्मेशन जरूरी है। वो अब तक नहीं मिला है। अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर आपको थोड़ा वॉलेटाइल हो, और उसके बाद मार्केट एक अपटिक भी दिखा दे, इसकी पॉसिबिलिटी भी रहेगी। ठीक है, एक और चीज़ हो गई है मार्केट में, प्रॉब्लम क्या हो गई है कि कैश का जो मूव आता है ना, उससे अब अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। अभी सिर्फ ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर की बात नहीं है, अभी ओवरऑल मार्केट के मूव्स की बात है। लॉजिकल एक सॉर्ट ऑफ ट्रेड लेना थोड़ा सा अगले दिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर ऐसे में। ठीक है, अब 24,400 क्रॉस करना ज़रूरी है मार्केट के लिए, बड़ी रैली के लिए, क्योंकि आप देखें पिछले 2-3 दिन का हाई वही 24,300, 350 इसके आसपास ही रहा है। तो इसके लिए उसको क्रॉस करना ज़रूरी है। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत है HDFC बैंक। कितनी बार मैंने ये बेकार की नॉनसेंस सुनी है कि बस अब HDFC बैंक यहाँ पे अब लो बन गया, रिकवर हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, ये चल जाएगा। कितनी बार मैं मतलब पिछले कई बार मैं देख के मेरा माथा खराब हो जाता है। मैंने जरूरी है क्या कि एक इसी स्टॉक पे आपको फोकस करना है हर बार? HDFC बैंक। और वो हो क्या रहा है, ये मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत है। हर बार कोई भी रैली होती है, यही स्टॉक आके मार्केट की रैली को पंक्चर करता है ना। और ये कोई रूल नहीं होता कि अगर 52 वीक लो पे स्टॉक है तो वो नया 52 वीक लो नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? इनफैक्ट HDFC बैंक तो 5 ईयर लो पर है, इसका 5 साल का चार्ट रखेगा, 5 साल का लो है HDFC बैंक का। 52 वीक लो तो खैर 19 तारीख का था ना, 715 का लो था। हमने लगातार एक बात कही कि इसमें बॉटम ना ढूंढे, कोई फ़ायदा नहीं है आपको इस तरीके की चीज़ें करके। और मैं ज़्यादा टाइम स्पेशली स्पेंड कर रहा हूँ। एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का कंट्रीब्यूशन रख दीजिएगा जरा स्क्रीन पर, लेकर आइए जरा एक बार निफ्टी बैंक दोनों का कंट्रीब्यूशन, और देखिए कितना इम्पैक्ट यहाँ पर आ रहा है। एक बार रखें जरा निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन। ये देखिए निफ्टी का कंट्रीब्यूशन है 80 में से 32 पॉइंट HDFC बैंक की वजह से आ रहे हैं। बैंक निफ्टी का भी रखिएगा, बैंक निफ्टी में कुल मिला के 209 पॉइंट नीचे 260 पॉइंट HDFC बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। क्या मतलब है? और ये निफ्टी का भी सबसे बड़ा स्टॉक है, बैंक निफ्टी का भी सबसे बड़ा स्टॉक है। तो यहाँ पे दिक्कत है, और इसीलिए हमने एक बार बात कही है, वो पॉइंटर्स वापस रखिएगा कि एक तो HDFC बैंक में बॉटम ना ढूंढें, और ज़बरदस्ती की क्यूट ट्रेड्स ना लें यहाँ पर। ठीक है ना, ये सब क्यूट ट्रेड से कोई फ़ायदा नहीं होता है। खैर स्टॉक स्पेसिफिक मौके भी थोड़े से लिमिटेड होते जा रहे हैं वैसे भी। अब जहाँ तक निफ्टी की बात है, अप्रोच सपोर्ट रहेगा आपका 24,050 से 24,150 पर, और रेजिस्टेंस रहेगी आपकी 24,250 से 24,350 की। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में तो वेल डॉक्यूमेंटेड है कि 58,000 एक माउंट एवरेस्ट बन चुका है आपके लिए, और आज का हाई एग्जैक्ट 58,000 है। तो वही रेजिस्टेंस है आपकी, और 57,500 पर आपका बेसिकली सपोर्ट है। अब आज रेंज थोड़ी छोटी हुई है बैंक निफ्टी की,
करीब करीब 400 पॉइंट की रेंज है, ट्रेडेबल रेंज जो है बैंक निफ्टी की। लेकिन ये जिस तरीके से वापस थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है ना, ये इंटरेस्टिंग है। अब एक्सपायरी है, यू नेवर नो, एक मूव वापस अपसाइड का भी आ जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट सरप्राइज करता है ना, सरप्राइज करता है मार्केट। तो लेट्स वेट एंड वॉच। खैर वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा है। वीरू बताएं। गुड आफ्टरनून अनुज। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अनुज बहुत कन्विक्शन वाला नहीं है, बस एक डिफेंस में सोलर इंडस्ट्रीज के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। सुबह पैनल ने डिस्कस भी किया था, पिक भी किया था, और ये अभी भी अगर आप देखें तो इस दौर की हाईएस्ट क्लस्टर के आसपास ट्रेड करता हुआ 1.88% ऊपर 20,673 पे। नो रिट्रेसमेंट व्हाटसोएवर, करीब 4.5% की लोडिंग। सोलर इंडस्ट्रीज डिफेंस स्पेस में देखें काफ़ी अच्छा करता हुआ। और एक बार जरा आप टाइटन को भी लेके आइए। टाइटन भी इस वक्त डी हाई पर, इस वक्त ऑल टाइम हाई पर, और जिस प्रकार का एडिशन है टाइटन में वो वाकई इंप्रेस कर रहा है। करीब 3% का ओआई बिल्डअप 5212 पे। तो ये मात्र 2 काउंटर्स हैं जो कि ठीक ठाक लग रहे हैं। और शॉर्ट वाले या फिर कोलैप्स वाले स्टॉक्स मैं नहीं ले रहा हूँ कि ऑलमोस्ट बाजार डील ऊपर है, तो उसको मैं भी मेंशन नहीं करूँगा। बट अनुज, इस वक्त बाजार के इस डेविएशन को प्ले कैसे करें? जब 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 आपको थोड़ा सा टोस पे रखता है बाजार। निफ्टी बैंक हालांकि इंट्राडे में सिंक हुआ, बट कल तक ये बहुत स्ट्रांग था। सुबह हम बात भी करते हैं बेटर है, और निफ्टी बार बार लो ट्रिजेक्टरीज को हिट करता हुआ। क्रूड एट 86, 87। इन दोनों इंडेक्सेस को अगर मतलब आउट ऑफ दीज टू अगर एक पिक करना हो जिसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन ज़्यादा है, वो कौन होगा? देखिए सुबह तक तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा था, अभी एकदम से बैंक निफ्टी भी वीक हो गया। हालांकि दिक्कत क्या है बैंक निफ्टी के साथ, ये इतना लॉपसाइडेड इंडेक्स है कि एक स्टॉक का इतना ज़्यादा 1-2-2.25% के मूव से ऐसा मूव आ जाता है विरूप। वैसे एक चीज़ बताऊं मैं, मुझे एक चीज़ की खुशी है, लेकिन मुझे एक चीज़ की खुशी ये है कि कम से कम जो CNBC आवाज़ ने कैश का मुद्दा रेज़ किया और लगातार एक बात की, पिछली एक्सपायरी को भी हमने एक बात की थी, और लगातार ट्यूसडे को भी एक बात ये की थी, वीकेंड पे भी मैंने एक रील बनाई थी। लगातार अलर्ट किया गया था कि आप अगर ऑप्शन सेलर हैं या ऑप्शन बायर हैं तो क्यों अपनी टेम्पटेशन से बचें, और क्या फिजिकल डिलीवरी के इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्यों उनसे बचें, क्यों अपने ऑप्शंस को 3:15 बजे निपटा दें। आई थिंक ये चीज़ एक सबको समझनी होगी। मुझे अच्छा लग रहा है कि अब मैं देख रहा था काफ़ी और लोग भी जुड़ते जा रहे हैं इस पहल में। मेरा मानना ये है कि अभी ये नई रियलिटी है, ट्रेडर्स को इसके साथ एडजस्ट होना होगा और सीखना होगा। ठीक है, आपको कई चीज़ें अनलर्न करनी होगी, हमें भी कई चीज़ें अनलर्न करनी होगी। हमारी भी जो इंडेक्स पर अब अप्रोच होती है उसमें हमें भी थोड़ा ट्विक करने की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाते हुए, कि किस तरीके से। अब जैसे आज हमने एक चीज़ नोटिस की कि 90-95% केसेस में जो कैश के मूव होते हैं वो अगले दिन सुबह रिवर्स हो जाते हैं। आज सुबह वही हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट वापस एक नया मूव चुनता है। आज पहले 10 मिनट में वो जो आखिरी में कोलैप्स हुए तो पूरा रिकवर हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर वापस नीचे आया निफ्टी पर, है ना। तो निफ्टी का चार्ट रखिएगा, हाँ निफ्टी और निफ्टी का इंटरडे चार्ट रखिएगा। मेरा मानना यह है कि अभी अगले कुछ दिनों तक ना आप स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें और स्ट्रिक्टली 3:15 बजे अपनी पोजीशंस को निपटा दें। आप ये मान के चलें कि F&O मार्केट का टाइम बढ़ा नहीं है, 3:30 से 3:40 नहीं हुआ है। आप ये मान के चलें कि F&O मार्केट का टाइम कम हो गया है, 3:30 का 3:15 हो गया है। 3:15 पे बंद कर दें। 3:15 to 3:40 का जो टाइम है ना, उसको आप यूज़ करें सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट वाली पोजीशंस के लिए। उसमें अगर आपको कुछ ट्वीकिंग करनी है या टिंकरिंग करनी है उसके लिए, या फिर कैश में अगर आपको लगे कि कैश में कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी मूव आ रहा है 3:15 से 3:30 के बीच में, तो उसके बाद उसको आप रिवर्स साइड पर प्ले करने के लिए अगले हफ्ते के ऑप्शंस के थ्रू, अगले हफ्ते के या मंथ एंड के, उस 3:30 to 3:40 की विंडो को उसमें यूज़ करें। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपके लिए। पर अभी सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक में क्या चुने, क्योंकि समीकरण रोज़ बदल रहे हैं, तो चीज़ भी उस हिसाब से हो रही हैं। पर चलिए प्रश्न आगे बढ़ते हैं। राइट सर, अब 2 स्टॉक्स के आपने जिक्र किया था, इनफैक्ट गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स के बारे में अभी आपने ओपनिंग कमेंट्री में मेंशन किया। दोनों स्टॉक्स मुथूट और मनप्पुरम वायदा के टॉप लूजर्स बने हुए हैं। पूरा गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स टूट रहे हैं सर आज के सेशन में। वो खबर कितनी सही कितनी गलत नहीं पता, लेकिन इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं आप? और क्योंकि अच्छी रैली हमने देखी है और अच्छा मुनाफा भी कमाया है इसमें, तो कैसे देखें आप इस गिरावट को? देखिए, आई थिंक मेरा मानना ये है कि ऐसे किसी मूव को आपको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। ये दोनों स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम में हैं। और एक चीज़ समझ के चलें, अगर गोल्ड स्ट्रक्चरल तेज़ी में है ना, आप ड्यूटी कितनी कम कर देंगे? एक स्टेज के बाद आके तो आप ड्यूटी भी नहीं कट कर सकते, है ना। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि वो खबर सही है।
पहली बार, ठीक है। अगर है, मान लीजिए अगर है तो ठीक है, आज इम्पैक्ट आ गया उसका उस तरीके से, ऑब्वियसली अगर ड्यूटी कट होती है तो गोल्ड का प्राइस गिरेगा, उसका एक इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में तैयारी कर रहा है 6,000 जाने की, जो कि मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मेरा व्यू ये है कि जो 4600 वाला गोल्ड है ये बहुत जल्द आपको 5,000 और उसके बाद 6,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ग्लोबल समीकरण बैठ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, सेंट्रल बैंक्स पर का भरोसा गोल्ड पर, लोगों का सरकारों पर भरोसा कम होना, मनी प्रिंटिंग, ये सब जो है ये अपने आप। बिटकॉइन क्यों भाग रहा है इतनी तेजी से? कोई क्या लॉजिक आ गया कि बिटकॉइन एकदम से $10,000 भाग गया? इसीलिए ना, क्योंकि ये एक क्लियरली आपको मूव दे रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल एसेट क्लासेस। वही हाल गोल्ड का है, तो गोल्ड अच्छे मोमेंटम में, ये सब होता रहेगा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं आपको कुछ रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स के बारे में। रफ्तार के घोड़े स्टॉक में सबसे पहले है BHEL और CG पावर। अच्छी तेज़ी, कैपिटल गुड शेयरों में ज़ोरदार खरीदारी हो रही है और आज सुबह हमने CNBC आवाज़ पर आपको बताया भी था कि क्यों आज कैपिटल गुड स्टॉक्स में ठीक ठाक मूव्स आएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ChatGPT का ये पहला शेयर था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, बीच में गिरावट आई लेकिन फिर उसमें बाइंग आ गई, वापस ऊपर आया। आइनॉक्स इंडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आई थिंक आज सुबह हमारे पैनल ने कैश मार्केट पिक्स में पिक भी किया था इसे। नए 52 वीक हाई पर स्टॉक पहुंचा, ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ आज ये मूव आए। फिसड्डी स्टॉक्स में सबसे पहले मुझे वैसे रखना चाहिए था HDFC बैंक, लेकिन उसको मैं बाद में रखता हूँ। मन्नापुरम और मुथूट, सोने की कीमतों में गिरावट का एक क्लियर कट इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला। टाटा पावर, सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट से कंपनी को झटका लगा। ध्यान रखिएगा ये एक वन ऑफ है और कंपनी अपील करेगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं आई लेकिन अपटिक इनिशियल डाउनटिक के बाद, लेकिन मामला बड़ा है। मेटल शेयरों, हिंडाल्को मेटल शेयरों में गिरावट का असर। कल एक रिपोर्ट भी आई थी कि एल्यूमिनियम प्राइसेस नीचे आए, कल नहीं गिरा सरप्राइजिंगली, मैं सरप्राइज था, आज गिर गया हिंडाल्को ने। कल हमने रेड में लिया था इसको, हिंडाल्को को, आज आ गया। और एक और फिसड्डी, एक्चुअली फिसड्डियों का किंग बना दें इसे अब, वो है HDFC बैंक। आप हंसिए मत, ये फैक्ट है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सिर्फ नाम HDFC बैंक होने से क्या होता है? और कितने लोग बेचारे, अच्छा कब से लोग अब 720, 725, 720, 725 कि नहीं टूटेगा, क्या हो गया? क्या मतलब, मैं तो कई बार सच के, मैं दिक्कत क्या है कि सबसे बड़ा स्टॉक है तो बात करनी पड़ती है इसकी, वरना मैं तो कभी बात भी ना करूँ। मैं मतलब इतने स्टॉक हैं, 5,000 और स्टॉक हैं, एक्साइटिंग स्टॉक है, उनकी बात करें ना, क्यों इसकी बात करें। चलिए अब आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम शुरुआत करेंगे सर ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। और क्योंकि मार्केट प्रेशर में है तो कौन से स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा प्रेशर बनाया है मार्केट में, वो देख लेते हैं। कौन से स्टॉक्स गिर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आएगा। अभी जिक्र हुआ हिंडाल्को, एल्यूमिनियम प्राइसेस में की कीमतों में गिरावट, तो उसका एक असर। 2.5% नीचे नजर आएगा HDFC बैंक, 2% नीचे लगातार टूटता है ये स्टॉक। 5 शेयर के लो पर अपने 2% नीचे। NTPC 1.5% नीचे और महिंद्रा में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ऑटो पैक थोड़ा आज बैकफुट पर है, 1.5% नीचे नजर आएगा। वायदा में अगर आप देखें तो मन्नापुरम और मुथूट फाइनेंस, दोनों गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स लगभग 4.5% नीचे। टाटा पर आज का एक्सीडेंट उस खबर के बाद टूटा 4%। HDFC AMC में भी मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रही है, लगभग 4% नीचे आज के सेशन में। चला क्या है आज के सत्र में? कोटक महिंद्रा बैंक चला है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में ये काउंटर अच्छा करता हुआ 2% ऊपर। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी रैली है आज के सेशन में। अदानी एंटरप्राइजेस देख लीजिए, अदानी पोर्ट्स देख लीजिए, दोनों पर रिपोर्ट्स भी अच्छी थी, इंपॉर्टेंट खबर भी थी, तो 1.5% ऊपर ये नजर आएंगे। और टाइटन ये चला है आज 1.5% ऊपर। वायदे में अगर आप देखें तो एम्बर एंटरप्राइजेस 3.5-4% ऊपर, वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। डिलीवरी ये वीरेंद्र जी ने मार्क किया था, उसके बाद से एकदम से भागा 3.5% ऊपर। पूरा कैपिटल गुड स्पेस में अच्छी रैली। BHEL भागता हुआ नजर आएगा 4.5%। और अदानी पार, क्योंकि अदानी ग्रुप स्टॉक्स फोकस में, ये भी इसने भी गेनर्स में अपनी जगह बनाई है। कार्यक्रम में होगा क्या वो समझा देती हूँ। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सचितानंद उत्तेकर, अमित सेठ, सोमिल मेहता जी और रुचि जैन जी से। 2:20 पर अनन्या बताएंगी कि HDFC बैंक में क्यों आई तेज गिरावट। 2:25 पर दीपाली राणा बताएंगी कि टाटा पार को क्यों लगा करंट। 2:30 विनी बताएंगी कि पावर इक्विपमेंट शोरूम में आज रौनक क्यों है। 2:45 नुपुर बताएंगे कि कैसे IPO बाजार में लौटी है तेजी की रफ्तार। 2:50 पर अनुज जी से समझेंगे मार्केट पर प्री कैश स्ट्रैटेजी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक होगा। 3:10 पे BTST STBT ट्रेड्स लिया जाएगा। और
3:15 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। और आखिर में 3:30 बजे अनुज जी से समझेंगे क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए, पैनल तैयार है हमारा और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। और गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून सर्टनली। एंड स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त शॉर्टिंग कैंडिडेट, और वो है MCX। रीजन ये है कि मोर ऑफ एन एग्जॉशन है, फटीग है, इस प्रॉफिट बुकिंग है, शॉर्टिंग नहीं है। तो प्रॉफिट बुकिंग अब ट्रेड करा करीब 3275 पर, स्टॉप करेंगे 25 रुपए का, 3300 का, डाउन साइड 3200 तक पॉसिबल है कल तक के लिए। तो MCX मोर ऑफ अ फटीग स्टॉक। ओके, MCX 3277 पे आपका सेल कॉल है। पहला ट्रेड हो गया प्रकाश सर का। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक करेंगे? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं पिक कर रहा हूँ वोकार्ड फार्मा। वोकार्ड फार्मा में एक बाई साइड पर है और 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज के सेशन में ऊपर आया है, 5% अप है। बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, एक बड़ा सा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और मैं समझता हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। मीडियम टर्म में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा है, मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे मीडियम टर्म के 2250 के मेरे टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 1920। ओके, वोकार्ड फार्मा ये पसंद आ रहा है सुमिल जी को, डेज हाइपर कर रहा है कारोबार। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून टू वीरू जी एज वेल। मुझे लग रहा है यहाँ पर उनो मिंडा में एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। पिछले 3 दिनों से जिस प्रकार से मार्केट में दबाव है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी अच्छी तरह आउट परफॉर्म ही कर रहा है। एक अच्छा बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट्स पे, जिसका कंफर्मेशन कल के सत्र में नजर आया था। फॉलो थ्रू एक्शन मुझे लग रहा है अभी भी इन प्रोग्रेस है, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी ऐड करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 1283 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 1270 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से हो सकता है कि ये पर्टिकुलर रैली बिल्टअप हो जाए 1320 के लक्ष्य के लिए। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं ऊनो मिंडा के फ्यूचर्स में। ऊनो मिंडा के फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करने हैं। मानस जी, गुड आफ्टरनून। मानस जी, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, टाइटन पे खरीदारी करेंगे 4100 रुपए से। 41 मिनट से स्टॉक हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है। पिछले करीब 7-8 सेशन में हमने कंसोलिडेशन देखा, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि रैली रिज्यूम हो गई है। तो टाइटन में करेंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 5124 5124 के स्टॉप लॉस से 5250 5250 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। 5150 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 124 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 104 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करनी है और 165 रुपए 165 के टारगेट सेट करने हैं। टाइटन 5170 पे आपका बाय कॉल। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, टोरेंट फार्मा पे नजर है। स्टॉक पिछले 3 दिनों से काफी एक टाइट नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और आज एक इनसाइड बार ब्रेकआउट है। अच्छी जगह से एक सपोर्ट जोन से ये बाहर निकल रहा है। 10 और 20 डेमा आज ही क्रॉस हुआ है, तो इसे बाय करना है। 4890 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 5050 के। टोरेंट फार्मा ये अमित जी की पसंद हो गए, अच्छा करता हुआ ये भी काउंटर। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो ये समझ लेते हैं आशीष चतुर्मोता जी से। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपके पिक सर? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, हमारी जो पिक है वो है इटर्नल, जिस पे हम काफी पॉजिटिव है। हमारा ये मानना है कि जो क्विक कॉमर्स की का जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो काफी स्ट्रांगली बढ़ रहा है और खास तौर पर अब जो टियर 2 सिटीज है वहां पर पे भी काफी अच्छी प्रेजेंस है। तो अगर से मैं ब्लिंकिट की बात करूं तो एक्सक्लूसिवली ब्लिंकिट के करीब करीब 180 ऐसी सिटीज है जहां पर सिर्फ ब्लिंकिट की इस समय पे प्रेजेंस है और जिसके चलते हमें लगता है कि ब्लिंकिट एक अनडिस्प्यूटेड लीडर रहेगा, ना सिर्फ टॉप 10 सिटीज में बट जो टियर 2 टियर 3 सिटीज है वहां पर भी इनकी काफी स्ट्रॉन्ग डार्क स्टोर प्रेजेंस है और इन डार्क स्टोर्स की वजह से हमें लगता है बहुत फास्टर डिलीवरी होगी और साथ ही साथ असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट भी जो है वो काफी इजीली हो सकता है। तो हमें लगता है 40 से 50% की ग्रोथ आने वाले समय में इटर्नल में देखने को नजर आएगी, बिकॉज साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है और इसी के चलते हमें लगता है कि टेक्निकली भी स्टॉक एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्म में दिखा रहा है।
315 पे स्टॉक का नया बेस बन चुका है और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 390 से 400 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री इटर्नल में देखने को नजर आ सकती है। इटर्नल, ये अच्छा लग रहा है आशीष जी को इन्वेस्टमेंट पर्पस से, और स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया है। रिकैप कर रही हूँ सभी स्टॉक्स की टारगेट एंड स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। MCX सेल है गावस्कर की तरफ से, तो एक सेल की कॉल आई गावस्कर की तरफ से। 3200 के नीचे के टारगेट देख रहे हैं वो, 3300 का स्टॉप लॉस लगाना है। बीच में चला भी बहुत था, याद होगा आपको। वॉकहार्ट फार्मा सोमिल जी चुन रहे हैं, खरीदारी की राय है। और डेज आई पर ये भी काउंटर 2250 के लिए देखें आप इसे, 1920 का स्टॉप लॉस लगाइए। सचिन जी कह रहे हैं कि उनो मिंडा आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर मुनाफा बन सकता है। 1320 के लिए देखा जाए इसे, 1270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी। मानस जी ने चुना है टाइटन, और निफ्टी का गेनर बना हुआ है ये काउंटर आज 5250 के लिए देखिए इसे, और 5124 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अमित जी कह रहे हैं कि टोरेंट फार्मा में आज अच्छा दमखम नजर आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। 5050 की टारगेट है, 4890 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और आखिर में आशीष जी ने इटर्नल चुना है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, जहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए 390 400 तक के स्तर छू सकता है ये, 315 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आज थोड़ा कैपिटल मार्केट स्पेस टूटा लगभग 1.5% नीचे, लेकिन कुछ स्पेसेस में जैसे कैपिटल गुड्स हमने बताया था सुबह आपको ये स्पेस रखेगा फोकस में, तो वायदा के गिनर्स अगर आप देखें तो मैक्सिमम पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स से ही आपको नजर आएंगे। लेकिन सर प्रश्न मेरा यहाँ पर ये कि क्या अब वो ट्रेंड है मार्केट में सेक्टर स्पेसिफिक होने का, या फिर सेक्टर में भी स्टॉक स्पेसिफिक होने की अब बातें सामने आ रही है? स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए या फिर सेक्टर स्पेसिफिक? सच बताऊं? जी सर। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता इस मार्केट में अब आप क्या करें, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये ऑनेस्ट आंसर है। अर्निंग सीजन में फिर भी हमारे पास ना एक मार्केट आपको अच्छे मौके दे रहा था। एक और दिक्कत इस मार्केट की पता क्या हो गई है? IPOs। इस बार हुआ क्या, इस बार कुछ IPOs अच्छे आए, अच्छे IPO अच्छे प्राइस पर। एक बिहारी लाल का बहुत शानदार था, टेमसन का IPO फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हो क्या गया, उसके चक्कर में कईयों ने बहती गंगा में हाथ धोने शुरू कर दिए हैं। अब सारे IPO को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इनमें से कई IPO तो ऐसे हैं जो बिल्कुल उस प्राइस पे नहीं आने चाहिए, वो आ रहे हैं और उनको लिस्टिंग भी अच्छी हो रही है ना। एक तो वो अभी जो एक फार्मा वाला IPO है वो है ना, तो ऐसे वो काफ़ी लिक्विडिटी, वो भी हाँ सिम्बायोटिक है ना। कंपनी अच्छी है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, IPO प्राइस हॉरिबल है, लेकिन अब उसको भी अच्छी लिस्टिंग मिल जाएगी। एटलीस्ट जो प्रीमियम है वो तो यही बता रहा है। लेकिन ऑनेस्टली इस मार्केट में ना, अब आप एक बात बताएं, आपने अगर मान लो पिछले 3-4 दिन से मनापुरम का ट्रेंड पकड़ा हुआ था, आप उसमें बने हुए थे, एक दिन में आज पूरी रैली स्वाहा हो गई। अगर आपने इसका 1 हफ्ते का चार्ट रखेगा, अगर आपने टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं किया तो फिर क्या खाया क्या पिया, है ना। तो ये मार्केट सर, ये क्या अगर प्रॉफिट बन रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करके चले? आई थिंक ऐसी मार्केट है ये मार्केट ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा लालच में ना आए, प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट ले ले, ठीक है, कुछ नया ढूंढे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ 3-4 एक्सेप्शन। डिवीज लैब्स है वो एक एक्सेप्शन है, वो एक स्टॉक है जो एक स्ट्रक्चरल तेजी में है इस समय, है ना। आज का भी चार्ट देख लीजिए आप, और ये हमने आई थिंक 3 महीने से बात कर रहे थे इसकी, इस स्टॉक की। इसका मतलब ये नहीं कि डिवीज नहीं गिरेगा, लेकिन इसमें गिरावट आएगी तो अपॉर्चुनिटी होगी। पेटीएम है, अब पेटीएम का एग्जांपल देता हूँ, शायद आज पेटीएम नीचे है, शायद मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आज का चार्ट रखिएगा पहले। हाँ, अब आज नीचे आएगी। अब ये है, जैसे ये स्ट्रक्चरल तेजी है इन स्टॉक्स की, यहाँ पर आप एक फिर भी एक मोर और लेस एक कॉल ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा एक रह सकता हूँ, ये डिक्लाइन आएगी, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बड़ा रखे। जैसे हमने 1100 साढ़े 1100 पेटीएम की बात की थी, अब वो 1700 तक आ चुका है। आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 1600 पे ला सकते हैं ना, अगर आपने 1100 पे एंट्री की है तो ठीक है, लेकिन वो बहुत कम है ऐसे मौके। अदरवाइज जो आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी ढूंढें, प्रॉफिट बने तो बुक करें और बाहर हो, उस तरीके की मार्केट है। लेकर आइए स्क्रीन पर। फिलहाल हमने समझ लिया कि मार्केट में करना क्या है। एक बार BHEL रखिएगा स्क्रीन पर। अब BHEL 4% ऊपर, और कल्याण ज्वेलर्स ये भी देखिए 3.5% ऊपर। एक बार कल्याण ज्वेलर्स रखिएगा, वायदा का दूसरा टॉप गेनर बन चुका है। और इनफैक्ट मानस जी आपने टाइटन चुना, ये काउंटर भी अच्छा कर रहा है। क्या इसको भी प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आज के लिए देखिए भागा काफी है अब? तो देखिए पैटर्न तो कल्याण का भी वो काफी अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो कंसोलिडेशन पिछले 10 दिनों से हो रहा था, ये लगातार 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज के मूव को एक ब्रेकआउट के मूव की तरह देखना चाहिए। दोनों मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, बट टाइटन मैंने प्रेफर किया।
अगर कल्याण की बात करें तो मेरा समझना है कि स्टॉक इस बार 648 जो कि पिछला हाई था उसको ब्रेक करके 665 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो 30 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो लॉन्ग साइड पे होगा 614 614 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े मार्केट पर ड्रैग की HDFC बैंक। आज फिर स्टॉक 2% नीचे है और अब ये 28 महीने के लो पर पहुंच गया है। क्या है ये MSRDC वाला मामला जो अब अमेरिका तक पहुंच गया है? CNBC टीवी 18 से अनन्या सिंह जुड़ी हैं समझाने के लिए। अनन्या, बताइए। HDFC बैंक की MSRDC कंट्रोवर्सी अब एक फॉर्मल US सिक्योरिटीज़ लॉसूट तक पहुंच गई है। जी हां, जो इन्वेस्टर ज्वलन सिन्होजी ने अगस्त 13 को फाइल किया था, जो रिवॉल्व करता है अराउंड 45 करोड़ की एलिज्ड पेमेंट्स MSRDC को, एलिगेशंस थे कि इन पेमेंट्स को मार्केटिंग एक्सपेंस के थ्रू रूट किया गया और MSRDC को इफेक्टिवली 6.01% का इंटरेस्ट रेट दिया गया, जो नॉर्मल सेविंग इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा था। अब देखते हैं ये जो जुलाई में HDFC बैंक के इंटरनल रिव्यू के बाद हुआ, जिसमें कंडक्ट को बिजनेस ओवररीच बताया गया था। बैंक ने MD and CEO, CFO और अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को पेनल्टी भी दी थी 1 लाख की। साथ ही 3 US लॉ फर्म्स ने पॉसिबल US सिक्योरिटीज लॉ वायलेशंस की जांच शुरू की थी। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैटर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक नहीं रहा, बल्कि एक्चुअल US कोर्ट लिटिगेशन में पहुंच गया है। इस पर बैंक का कहना है कि US में स्टॉक प्राइस गिरने के बाद इस तरह के शेयर होल्डर लॉ सूट्स होने आम बात है और US लिस्टेड कंपनीज अक्सर ऐसे केसेस का सामना करती है। HDFC बैंक का ये भी मानना है कि ये लॉ सूट बेबुनियाद है और बैंक इसका पूरा जवाब देगी और अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। तो देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी शेक हो चुका है और वो आपको स्टॉक में भी दिखेगा। स्टॉक काफ़ी प्रेशर में है आज। शुक्रिया अनन्या, इस पूरी बातचीत के लिए। तो HDFC इस वक्त बैंक इस वक्त सवालों के घेरे में और HDFC बैंक पर बात काफ़ी हो चुकी है, तो मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर इसकी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, प्रोसीड नहीं करूँगा। बट एक बार लेके आइए प्लीज़ ज़रा MCX जो प्रकाश सर का शॉर्ट ट्रेड था, इट्स 3295, अब ऑलमोस्ट डे लो पे आके ट्रेड कर रहा है। एक बार लेके आइए अब आप BSC। सचिन, BSC एक हल्का सा ना बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था अराउंड 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब करीब 3316 पे डे लो के आसपास ट्रेड करता हुआ, ये क्या लग रहा है आपको? ये जो फेलियर आया है 10 डे की रेंज से, क्या आपको इसमें सेल एंड राइज की अप्रोच काम करती हुई नजर आ रही है या फिर स्लाइटली रिस्की वेंचर होगा इस वक्त BSC को शॉर्ट करना क्लोज टू 200 डे में? वीरू जी, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ पर एक बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति से प्रोग्रेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एक बेस इसने बनाया है 3200 3250 के आसपास का, वो पर्टिकुलर बेस मुझे लग रहा है यहाँ पर मेंटेन होना चाहिए। एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसके 60 मिनट्स चार्ट्स पे एग्जिबिट हुआ था एंड जनरली एक फॉलिंग ट्रेंड में पॉजिटिव डाइवर्जेंस अच्छे संकेत होते हैं कंसोलिडेशन से अपमूव के। पिछले 3 दिनों से लगातार इसने अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग मेंटेन की है। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन यही होगी कि आगे जाके भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव इसमें अनफोल्ड होगी। तो यहाँ पर लॉन्ग बायस रखने की मैं रिकमेंडेशन दूंगा। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 3285 के आसपास लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की ही सलाह होगी 3440 से लेके 3500 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब इस शो में एक थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। इसके बाद जब वापस लौटेंगे तो एक मेगा डील जिसकी तैयारी हो रही है, इसके डिटेल्स देंगे आपको। अगले हफ्ते ये डील अनाउंस हो सकती है IT सेक्टर में। ब्रेक से तुरंत लौटते ही इस खबर को डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं CNBC आवाज़ की मेगा एक्सक्लूसिव खबर की। ITC, इन्फोटेक और हैप्पीएस्ट माइंड की डील की हर कोई बात कर रहा है, हमने भी बात की है। अब ये डील फाइनल स्टेजेस में है और अगले हफ्ते फ्रक्टिफाई होने वाली है। क्या होगा इसका पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरी जानकारी हमें मिली है। इसके लिए चलते हैं नूपुर के पास। नूपुर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल हैप्पीएस्ट माइंड और ITC इन्फोटेक की जो बड़ी मेगा डील है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है कि अगले हफ्ते ये डील होती हुई नजर आ सकती है। CNBC आवाज़ के सूत्रों के अनुसार माने तो ये डील जो है आपको अगले हफ्ते अनाउंस होती हुई नजर आ सकती है। दोनों कंपनीज के जो बोर्ड है ITC और हैप्पीएस्ट माइंड, वो इस डील को इस पर मुहर लगाते हुए नजर आ सकते हैं। अगले हफ्ते की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब इसके जो डील्स की डिटेल्स है वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। प्रमोटर होल्डिंग जो है हैप्पीएस्ट माइंड की, वो करीबन 44
44% के आसपास की है। अब उसकी आधी हिस्सेदारी 22% जो है उसमें उसका जो भाव रहेगा उसमें जो आईटीसी इन्फोटेक जो बाय करने वाला है 22% हिस्सेदारी, उसका भाव रह सकता है 390 से 400 रुपए के आसपास का। और जो 22% बचती है 44 में से वो जो ट्रांजैक्शन होगा वो शेयर्स के अनुसार दिया जाएगा। आईटीसी इन्फोटेक के शेयर्स अलॉट होते हुए दिखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के प्रमोटर्स को। तो 22% जो है 390 से 400 रुपए के भाव में ये डील होती हुई दिखेगी और बचा हुआ 22% है वो शेयर स्वैप ट्रांजैक्शन के जरिए होते हुए नजर आ सकता है। अब डेफिनेटली 44% है, 25% से ज्यादा है तो ओपन ऑफर आते हुए दिखेगा। 26% का ओपन ऑफर यहाँ पर आते हुए नजर आएगा। ये डील होने के बाद जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होंगे हैप्पीएस्ट माइंड के, उनको आईटीसी इन्फोटेक के शेयर्स जारी किए जाएंगे। ये पूरा जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, डील कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो डील लिस्ट होते हुए दिखेगा एक्सचेंजेस से। और आईटीसी इन्फोटेक जो फिलहाल सब्सिडरी कंपनी आईटीसी लिमिटेड की, वो वहां से अलग होके नई लिस्टिंग आपको नजर आ सकती है। हमने दोनों मैनेजमेंट को ईमेल डाला है और दोनों कंपनियों की जो प्रक्रिया है ईमेल पे जवाब मांगने की कोशिश की, दोनों के ईमेल रिस्पॉन्सेस का अभी फिलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये डील अनाउंसमेंट जो है वो अगले हफ्ते आती हुई नज़र आ सकती है। ओके, अगले हफ्ते और शायद 31 या 1 तारीख को ये अनाउंसमेंट की पॉसिबिलिटी रहेगी। ध्यान रखिएगा, हैप्पीएस्ट माइंड्स काफ़ी चल चुका है और इन लेवल पर अगर आप ले रहे हैं तो कहीं वो जो प्राइस की जानकारी नूपुर को मिली है वो 390 to 400 के बीच में। एग्जैक्ट प्राइस तो खैर पता करना मुश्किल होता है, लेकिन मोटा मोटी 390 to 400, 390 हो सकता है, 395 हो सकता है, 400 हो सकता है। तो वहीं पर वो डील होगी और बाकियों को वो शेयर्स स्वैप होगा। उसके बाद अब आईटीसी इन्फोटेक अनलिस्टेड है ऑब्वियसली, तो ये आईटीसी के बोर्ड से भी इसका अप्रूवल होगा। उसके बाद आईटीसी इन्फोटेक को फिर लिस्ट कराने की तैयारी है। ये नूपुर की खबर है। एक बार इस पर मैं आशीष दुमोता से एक व्यू लेना चाहूँगा। आशीष, आपका क्या व्यू होगा इस खबर पर, खासतौर से हैप्पीएस्ट माइंड्स इस स्टॉक को ट्रैक किया है क्या आपने? अनुज, तो नहीं, हमने नहीं ज़्यादा ट्रैक किया क्योंकि एक तो आईटी पे इन जनरल भी कोई खास ट्रेंड नहीं थे और कोई एक्सेप्ट कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इन दो को छोड़ के हम मिड कैप आईटी में ज़्यादा हमारा फोकस नहीं था, तो हम इसको क्लोजली ट्रैक नहीं कर रहे। सो मैं अपने कमेंट अवॉइड करूँगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, कमेंट अवॉइड करेंगे। अब श्रेया कैश कॉल ले लेते हैं। ठीक है सर, कैश कॉल्स के लिए हमारे साथ है गाबर सर, अमित जी और आशीष जी। तो शुरुआत कीजिए गाबर सर, फिर कैश में कौन सा काउंटर देखा आपने? कैश में मुझे पसंद है इस वक्त, वो है अपार इंडस्ट्रीज। अच्छा आपको मिला है, करेक्शन भी आया, करेक्शन भी करीब 2-3 हफ्ते साइडवेज रुका और स्ट्रेंथ है इसमें। ट्रेड कर रहा है 18,000 के आसपास, स्टॉप लगेंगे 17,500 रुपए का, लेकिन टारगेट भी मेरे ख्याल से 1,000 रुपए कम से कम होने चाहिए। तो 18,000 है तो 19,000 कम से कम होना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा, लेकिन 19,000 पॉसिबल है अपार इंडस्ट्रीज। अपार इंडस्ट्रीज 18 है 16 पे गाबासर की कॉल। अमित जी, आपके कैश में पिक करेंगे? जी वीरेन जी, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के साथ जाऊंगा। यहाँ पे हाई हाई लो का स्ट्रक्चर है। 5-6 दिनों का पुल बैक, काफी ऑर्डरली पुल बैक हुआ 10 और 20 डेमा पे, और वापस हम वहां से एक ट्रेंड रिजम्पशन देख रहे हैं। 10,886 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 10,600 का और टारगेट्स रहेंगे 11,300 के। ओके, अब चलते हैं आशीष जतुमोदा के पास। आशीष, आपकी ट्रेड क्या रहेगी कैश में? ठीक है, तो अनुज, हमें सोना बीएलडब्ल्यू काफी पसंद है। ये कंपनी ऑलमोस्ट ऑटो कंपोनेंट स्पेस में बहुत ही एक बेहतरीन कंपनी है। इसका करीब 9% का मार्केट शेयर है डिफरेंशियल गियर सेगमेंट में और ऑलमोस्ट 4% का मार्केट शेयर है स्टार्टर मोटर सेगमेंट में। पर हमें जो आने वाले समय में ग्रोथ नजर आ रही है वो आ रही है क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है रोबोटिक्स और ह्यूमनॉइड्स के अंदर में, और वहां हमें लगता है कि जिस तरह का कंपनी का विजन है, ये बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर और ऑप्शनैलिटी इस कंपनी के लिए बन सकता है, और जिसके चलते हमें लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा साबित हो सकता है। टेक्निकली भी आप देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत बढ़िया हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर कर रहा है और कई सालों के कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक 2022 के बाद एक अपने ब्रेकआउट को दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि 780 पे एक बहुत बढ़िया बेस है और ये बेस होल्ड करता है तो 4 डिजिट में यानी कि 1,000 रुपीज तक की एक अपसाइड मुझे लगता है जाते हुए सोना बीएलडब्ल्यू के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। सोना बीएलडब्ल्यू 815 पे 816 पे आपका बाय कॉल। खैर, यहाँ पे कैश कॉल्स पूरी हो गई और मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा यहाँ पर जरा एक बार कॉल से बाहर निकलते हैं और अब बात करते हैं देश के आज एक ऐसी खबर की जो कि आज सुबह से सुर्खियां बटोर रही है, सबसे बड़े लोन हेयर कट की।
जी ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को व्यक्तिगत दिवालिया मामले में लेनदारों का बड़ा झटका लगा है। ट्राई ब्रेकर जज ने सुभाष चंद्रा के सेटलमेंट यानी रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है। प्लान के तहत कर्जदाताओं को अब करीब 99.97% का भारी भरकम हेयर कट स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे सहयोगी असीम जुड़े हैं इस पूरी खबर को बताने के लिए, समझाने के लिए। असीम, ये मेरे ख्याल से हमारे कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा हेयर कट अब तक का है, 99.97। जी सही इसे कह सकते हैं कि 99.97 का एक बहुत बड़ा हेयर कट आपको यहाँ पर देखने को मिला है। थोड़ा सा मामले का बैकग्राउंड बता दूं, जी ग्रुप की एक कंपनी है विवेक इंफ्राकॉन, इसने सम्मान कैपिटल से 177 करोड़ रुपए का लोन लिया था। उस लोन के ऊपर डिफॉल्ट हो गया और बाद में ये मामला एनसीएलटी पहुंचा। वहाँ पर बाकी जितनी भी कंपनियां थी उन्होंने इस पूरे मामले को ज्वाइन किया, तो पूरी जो गारंटी थी वो 22,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। तो जब रेजोल्यूशन प्लान यहाँ पर पेमेंट प्लान दिया गया तो 6.5 करोड़ रुपए का प्लान दिया गया। 80% क्रेडिटर्स ने इस प्लान को सपोर्ट किया और उसके तहत मंजूरी दी। हालांकि जो बैंक्स थे वो उसके पूरे प्लान को अपोज कर रहे थे। जो एनसीएलटी के 2 जज थे उनके अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था इसको लेकर के, तो उन्होंने एक थर्ड टाई ब्रेकर जज को इसका मामला सौंपा कि आप बताइए जांच करके कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो थर्ड जो टाई ब्रेकर जज है उन्होंने भी अपना ओपिनियन अब दे दिया और कहा कि हाँ, इस मामले में हमको जो भी क्रेडिटर्स है उनकी कमर्शियल विजडम का हमको उनका सम्मान करना पड़ेगा। इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो 22,000 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट था उसको 6.5 करोड़ के अंदर सेटलमेंट इसका करना पड़ेगा। तो फाइनल जो फैसला है वो एनसीएलटी का अगले कुछ दिनों के अंदर आ सकता है। तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हेयर कट यहाँ पर हमें देखने को मिला। 99.97% का हेयर कट यहाँ बैंक्स लेंगे। शुक्रिया असीम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा हेयर कट और इस अपडेट के लिए शुक्रिया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या डेवलपमेंट आती है इस पर्टिकुलर खबर पर, और वो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पहले सीएनबीसी आवाज़ पर। शो में अब हमारे साथ रुचित जी भी जुड़ रहे हैं। रुचित जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका भी। बताइए इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? जी वेरी गुड आफ्टरनून। अडानी एंटरप्राइज में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। देखेंगे तो एक 50 दिन के ईएमए के सपोर्ट बेसिक अच्छा पुल बैक मूव पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में आया है। आज ऐसे मार्केट में भी स्टॉक रिलेटिवली काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। सो यहाँ पे करंट लेवल्स पे 3120 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करें और 3220 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शन लेंगे हम मानस जी से, अमित जी से, सोमिल जी से। अमित जी, आप शुरुआत करें। जी अनुज जी, धमाकेदार ऑप्शन में मैं टोरेंट फार्मा के साथ जाऊंगा। टोरेंट फार्मा में एक अच्छा खासा, जैसे हमने डिस्कस किया, स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे सितंबर का 5000 का कॉल ऑप्शन मिल रहा है 104 रुपीज के आसपास। इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 75 का और टारगेट्स रहेंगे 160 के टोरेंट फार्मा में। ओके, टोरेंट फार्मा आपका 104 की कॉल यहाँ पर और इस वक्त ट्रेड करती हुई डी हाई पर। और आप देखिए 1.7% यहाँ पे वाइट शेड भी हुआ है। अच्छी बात है। ये कॉल बायस के फेवर में है। अमित जी, आपका ऑप्शन ट्रेड? अच्छा, सोमिल जी आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड रहेगा सिप्ला पे। अगेन फार्मा स्टॉक। सिप्ला में क्रूशियल लेवल्स पे सपोर्ट लिया है अराउंड 1400 के आसपास। प्रीवियसली भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक्स विल डू वेल। सिप्ला में जो कॉल ऑप्शन खरीदना है वो उसका स्ट्राइक प्राइस है 1410 का और यही मंथ की एक्सपायरी डेट 38 के आसपास ये कॉल ऑप्शन चल रहा है। नीचे में स्टॉप लॉस रखेंगे 33 पर और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 50 पर। सिप्ला सोमिल जी की पिक हो गई। मानस जी, ऑप्शंस में आपने क्या देखा? तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले कल्याण ज्वेलर्स की बात हुई थी। यहाँ पर एक ब्रेकआउट है, इसलिए इसके ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 630 वाला 630 का कॉल ऑप्शन जो 29 रुपीज 60 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, उसमें 22 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 45 रुपए के टारगेट सेट करने। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, 1-2 स्टॉक्स और देखते हैं। एक बार मनापुरम और मुथूट रखिएगा वापस जरा स्क्रीन पर। 6% मनापुरम नीचे है और 4-4.5% मुथूट नीचे है। आशीष, ये क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है? गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स पर क्या व्यू है आपका?
बिल्कुल तनुज, हम काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट आज की डिप जो आई है वो मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, खासतौर पर मुथूट फाइनेंस के स्टॉक पर, क्योंकि स्ट्रक्चरली देखिए एक डेटा पॉइंट मैं आपको दूं तो इंडिया के अंदर में जो एक नंबर है ब्रॉडली 23 से 25,000 टन गोल्ड जो है वो हाउस होल्ड सेविंग्स के अंदर में पड़ा हुआ है। और हमें लगता है कि जिस तरह से लोन ग्रोथ आप देख रहे हैं, गोल्ड लोन की जो ग्रोथ आ रही है वो काफी स्ट्रांग है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में ये ग्रोथ काफी अच्छी देखने को नजर आएगी, जिसका क्लियर बेनिफिट लीडर्स जो कि मुथूट फाइनेंस है उसको नजर आएगा, साथ ही साथ मन्नपुरम जैसी कंपनी को भी नजर आएगा। और आप देख रहे हैं एक सीवी कंपनी श्रीराम फाइनेंस आफ्टर एमयूएफजी की डील के बाद अब यहाँ पे भी गोल्ड लोन का जो सेगमेंट है वो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो हम इस समय पे मुथूट और श्रीराम, ये दो स्टॉक हमें काफी पसंद है, और इस डिप को बाइंग ऑन डिप एज एन अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम यूज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज स्ट्रक्चरली हम गोल्ड पे भी काफी पॉजिटिव व्यू इस समय पर मेंटेन रख रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव व्यू है, इन सारे स्टॉक्स को रखे फोकस में, स्पेशली श्रीराम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस। सिर्फ यही स्टॉक्स नहीं गिरे हैं आज टाटा पावर भी गिरा है। लेकर आई स्क्रीन पर टाटा पावर, और लगभग आपको 4% नीचे नजर आएगा ये, और खबर भी बड़ी थी, नेगेटिव थी पर्टिकुलरली। खबर क्या थी जिसकी वजह से ये बड़ा डेंट पड़ता हुआ नजर आया है? हमारे साथ दीपाली जुड़ी हुई हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए टाटा पावर आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। टाटा पावर आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है, वो 7 मंथ के लोज पर ट्रेड कर रहा है। दरअसल जो सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट है उसने कंपनी के चैलेंज को डिसमिस किया है। दरअसल ये पूरा मामला 2013 से शुरू होता है। 2013 में क्लोरस कैपिटल के साथ कंपनी ने एक कोल माइन के लिए रशिया में बिड लगाई थी, और तब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के उल्लंघन का ये पूरा मामला सामने आया था। 2020 से टाटा पावर और क्लोरस कैपिटल के बीच पूरी कानूनी लड़ाई चल रही है। अब कंपनी ने प्ली की थी कोर्ट में, जिसको क्लोरस कैपिटल के पक्ष में सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ने जो पूरा फेवर है वो सुनाया है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस आउटकम के बाद टाटा पावर को क्लोरस कैपिटल को 4,700 करोड़ का जुर्माना भरना होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ऑलरेडी इससे पहले एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पैनल जो है वो क्लोरस कैपिटल के फेवर में पहले फैसला सुना चुका है। उसको चैलेंज किया गया था सिंगापुर कमर्शियल कोर्ट में, वहां भी टाटा पावर के अगेंस्ट में पूरा मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कंपनी के पास 28 दिन है कि वो इस कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अपील कर सके। सबसे कंसर्निंग बात यह है कि 4,700 करोड़ का जुर्माना भरना होगा, और कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो FY25 में 4,775 करोड़ की इनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी थी, FY26 में 5100 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी थी। तो यानी जो ये साइज है पूरे हर्जाने का वो इतना बड़ा है जो कि कंपनी के ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी को ईयरली को पूरा कैप्चर करता है। तो यही कारण है कि एक सीवियर इम्पैक्ट हमने स्टॉक में देखा है, क्योंकि काफ़ी कंसर्निंग। अब देखना होगा कि विदिन 20 डेज क्या अपील यहाँ पर टाटा पावर करती है, बट कंसर्निंग फैक्टर, और इसीलिए एक डेंट स्टॉक में आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। शुक्रिया दीपाली इस पूरी खबर को समझाने के लिए। और टाटा पावर आप देखें सुबह से, हालांकि ये टॉप लूजर था एक समय, बट उसके बाद मुथूट और मणिपुरम का जो प्राइस डैमेज था वो इतना सिवियर था कि वो दोनों ऊपर आ गए। बट मीनवाइल टाटा पावर में कोई चेक नहीं लूँगा, इट्स 353 और थोड़ी सी रिकवरी है। बट अभी अगर आप देखें बैंक निफ्टी में एक प्राइस डैमेज और था, और 57,594। अब हम डेलो की तरफ फ्लोट करते हुए बैंक निफ्टी पे, और सुबह से कुछ स्टॉक्स जो कि बचा रहे थे हमको, फॉर इंस्टेंस एक्सिस बैंक, वो भी सिंक होता हुआ, ये भी डेलो की तरफ बढ़ता हुआ। तो अब जरा एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखाइए जरा बैंक निफ्टी के एक बार प्लीज़। एक एक्सिस बैंक ठीक था, आईसीआईसीआई बैंक और कुछ पीएसयू बैंक अच्छा कर रहे थे। ये भी देखिए कहाँ से करीब 68 का हाई लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे आ रहा है। एक स्टॉक लेके आइए प्लीज़ आपकी स्क्रीन पे, विशाल मेगा मार्ट। पिछले 10 दिन से ये बातचीत का बहुत, अगर आप देखें तो एक केंद्र बना हुआ है, और अब याद रखिएगा ये अपना 20 डे में तोड़ रहा है। 107.80 फ्यूचर्स में 108.60। आपकी राय क्या होगी यहाँ पर सौमिल? अब 108.60, और जरा एक बार ओपन इंटरेस्ट रखेंगे प्लीज़ विशाल मेगा मार्ट का। जिस प्रकार की लोडिंग इस पे हो रही है, और जिस प्रकार का आप देखें तो OI बिल्डअप हुआ है, क्या 103, 102 जो कि हमारे मार्च के लोज थे, या फिर जो अगस्त लास्ट वीक के लो थे, रिविजिट होते हुए नजर आ रहे हैं क्या आपको? जी, ऑलरेडी ये एक डाउन ट्रेंड में है। बहुत समय से 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। इनफैक्ट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। बीच में एक बार एक अच्छी रैली आई थी, अगेन 200 डेली मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस लेकर फिर से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। लास्ट वीक एक गैप अप हुआ, और वहां से वो पूरा फिजल आउट हुआ। दैट मीन्स एक ब्रेकआउट फेल हो गया है। अब ये ब्रेकआउट फेल होने के बाद
20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हो रहा है, दैट मीन्स द डाउन ट्रेंड रिज्यूम्स नाउ। द नेक्स्ट टारगेट नीचे में रहेगा 102 और दूसरा उसके नीचे टारगेट होगा 98। सो माय व्यू इज नेगेटिव और मुझे लगता है ये 98 तक जा सकता है। ओके 98 तक जा सकता है विशाल मेगा मार्ट। चलिए 4 का चौका ले लेते हैं। 4 ट्रेड्स आपके लिए जो आएंगी, सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे सचिन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए सौमिल जी हैं हमारे साथ, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्वेदी के पास चलेंगे। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए सोना कॉम्स के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। पिछले करीब 3-4 दिनों में हमने एक छोटा सा करेक्शन देखा, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। तो सोना कॉम्स का 820 वाला कॉल ऑप्शन जो 26 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 21 रुपए के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 38 रुपीज की टारगेट सेट करना है। सोना BLW ये मानस जी के पिक हो गए सस्ता ऑप्शन में। सचिन जी आपका एफएनओ सुपरस्टार। श्रेया, यहाँ पर फार्मा में थोड़ा सा अच्छा ट्रैक्शन है। मुझे लग रहा है ऑरबिंदो फार्मा में एक अच्छा बेस बिल्डिंग एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 1600 के आसपास का बेस इसने एक डिफाइन किया है एंड 60 मिनट्स चार्ट पे अभी अभी यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। ऑन द हायर साइड लगभग अराउंड 1675 से लेके 1700 के लक्ष्य के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी ऑरबिंदो फार्मा के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1629 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, ये ट्रेड हो गया ऑरबिंदो फार्मा का। तो फार्मा में कुछ बाइंग्स विजिबल हैं। सौमिल, आपका ट्रेड क्या है? चार्ट के चमत्कार क्या पिक करेंगे आप? मैं अगेन फार्मा चूज कर रहा हूँ। फार्मा में अगेन स्टार हेल्थ एक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। एक बड़ा सा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय चल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। मुझे लगता है ये पूरा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। मेरे टारगेट्स ऊपर में है 630 के और स्टॉप लॉस रखना है 570 पर। ओके, अब चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास मिड कैप फंड के लिए। आशीष बताइए आपकी पिक। तो अनुज, हम जाना चाहेंगे न्यू एज सेगमेंट में ही, और जो कंपनी रहेगी मीशो, ये हमें पसंद है क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे एक सबसे ज़्यादा एनुअल ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर पे होते हैं, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स भी जो है वो इस मार्केट प्लेस में ऑर्डर दिए जाते हैं। और रीजनल ब्रांड या थोड़ी सी अनपॉपुलर ब्रांड या इवन नेशनल बट अफोर्डेबल ब्रांड जो है वो यहाँ पर पे काफ़ी ज़्यादा इसका काम चलता है। और हम इस पिछले साल में भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.83 बिलियन ऑर्डर्स यहाँ पर पे प्लेस किए गए थे। तो हमारा ये मानना है कि ये जो बिजनेस है वो काफ़ी बड़ा टैम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और धीरे धीरे इनके लॉसेस जो है वो मीनिंगफुली कम होते हुए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे पहले एक समय पे 31% का नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन था, जो अब कहीं ना कहीं इस क्वार्टर में आके 6% के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि लॉसेस जो है वो नैरो होना शुरू हो चुके हैं और स्ट्रक्चरली मुझे लगता है पूरा जो ई कॉमर्स सेगमेंट है वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक ने हाई टॉप और बॉटम बनाकर 205 के रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। तो मेरा ये मानना है कि 203 पे एक अच्छा सपोर्ट है और ये सपोर्ट होल्ड करता है तो 260 रुपए तक की अपसाइड मीशो के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, मीशो मिड कैप फंडा में ये आशीष जी की पसंद हो गई है। चलिए रिकैप कर रही हूँ। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। सस्ता ऑप्शन आया मानस जी की तरफ से, सोना BLW प्रिसीजन 820 की कॉल लेनी है आपको, 38 की टारगेट है, स्टॉप लॉस 21 का लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सचिन जी को पसंद आ रहा है औरो फार्मा फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। 1675 1700 के स्तर दिखा सकता है, 1629 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चार्ट का चमत्कार सोमिल जी ने चुना है स्टार हेल्थ और 630 के स्तर देख रहे हैं वो, 570 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में मीशो, ये काउंटर पसंद आ रहा है आशीष जी को, लंबी अवधि की नज़रिए से अच्छा लग रहा है। 260 के टारगेट एक्सपेक्ट करें आप, लेकिन स्टॉप लॉस 203 का ज़रूर मेंटेन करें। लेकर आइए स्क्रीन पर ये सारे पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स और वायदा के टॉप गेनर्स में आपको मैक्सिमम यही सारे स्टॉक्स नजर आएंगे। BHEL, वर्नोवा, हिताची एनर्जी, सभी में अच्छी खासी तेज़ी है और CNBC आवाज़ पर सुबह इसकी सटीक एनालिसिस भी हुई थी। और अमेरिका एक कदम उठा सकता है जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर भारतीय पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। पूरी खबर एक बार फिर से रिविजिट कर सकते हैं विनी के साथ। विनी, गुड आफ्टरनून, बताएं।
बिल्कुल, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज सुबह साइन किया है, ये मेनली ऑर्डर पावर ग्रिड इक्विपमेंट्स के लिए है। वहाँ पे यूएस रिस्ट्रिक्ट करेगा यूएस परचेज एंड इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन कंट्री से जो फॉरेन मेड पावर ग्रिड इक्विपमेंट होते हैं। यहाँ पे अभी ज़्यादा डिटेल्स के लिए हम लोग रुकेंगे क्योंकि वेंडर्स कौन से हैं, कौन से इक्विपमेंट्स इंक्लूडेड है इसमें, इन सब की डिटेल्स अभी बाकी है और वो लिस्ट आना अभी बाकी है। पर ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ जाता है। तो इसके लिए अभी एनालिस्ट ने इस पर क्या बताया कि इंडियन प्लेयर्स के लिए ये क्या महत्वपूर्ण, क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहले एक तो ये प्राइमरी लग रहा है कि चाइना के लिए जो है उनकी जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होकर यूएस में जाती है वो काफ़ी ज़्यादा है उनका शेयर वहाँ पे ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट टू यूएस ऑफ दीज पावर ग्रिड इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे उनके कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं ज़्यादा, ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, बीईएसएस, ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर्स, टर्बाइंस। उसके अलावा की इंडस्ट्रीज जैसे डेटा सेंटर में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रिड इंफ्रा, इन सब के लिए ये सब जो प्रोडक्ट्स है इंक्लूड होते हैं। और चाइना से जो उनकी चाइना से जो प्रोडक्ट्स वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में वो काफ़ी ज़्यादा है इनके लिए। नाउ इंडिया के लिए क्यों बेनिफिशियल हो जाता है, अगर ये चाइना के लिए स्पेसिफिक क्रैकडाउन आया तो ये मे बी पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपोजर जो इंडियन कंपनीज का है काफ़ी ज़्यादा नहीं है इन सब में, पर ये एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं इंडियन कंपनीज ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, कंपटीशन कम हो जाएगा चाइनीज़ प्लेयर्स से, तो उसके लिए भी ये पॉजिटिव बन जाता है। इसीलिए आज अगर देखें तो जी वोनोवा टी&डी, हिताची एनर्जी, सीजी पावर, अपार इंडस्ट्रीज, इन सबको इसकी बेनिफिट मिलेगी और इसीलिए ये सब स्टॉक्स भी आज पासेंगे। जी हाँ, तो अगर आप देखें तो एक भारतीय कंपनियों को एक सीधा फायदा नहीं। विनी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह से इस सेक्टर में बातचीत काफ़ी हुई एडिटर स्टेक में और साथ ही साथ सारे स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। बट लुक एट सीजी पावर, अभी तक अगर आप देखें, अगर इस पूरे स्पेस में वो स्टॉक जो कि अंतिम दौर तक डटा रहा 904.20 पर, माइनस ये कैरी करने लायक है। अभी हालांकि हम BTC ट्रेड से बात करेंगे, बट 904 इट्स ए क्लियर कट साइन कि अब ये उस फेज में फिर एंटर कर रहा है जो शार्पनेस, जो एग्रेशन इसके पास मई में था। जी तो देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को एक बाय रिकमेंडेशन दिया हुआ है। पैटर्न काफी पॉजिटिव लग रहा है, केवल एक ब्रेकआउट का इंतजार है। स्टॉक 900 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 940 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा। आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना हो तो अभी भी एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 880 रुपए के नीचे लगा रहा है। ओके, चलिए सीजी पावर ये काफ़ी स्ट्रांग रहा है स्टॉक। एक तो स्टॉक्स और देखते हैं जहां पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं और मार्केट्स में कुछ ही स्टॉक्स हैं जो अपने अलग ही मोमेंटम में है। सीजी पावर लॉरस लैब्स उनमें से एक है। लॉरस लैब्स एक बार वापस रखिएगा और इनफैक्ट आज फार्मा में अच्छा मूव आ रहे हैं। लॉरस लैब्स अब 1920 पर है, इसका रखिएगा 3 महीने का चार्ट। मैं सच बताऊँ ना, कई बार आप लकी हो जाते हैं। मतलब जब हमने उसको पहली बार चार्ट GPT या स्पॉटलाइट में लिया था, उसके बाद से आप देखें तो आरिंग इस स्विंग में हमने 1600 पे लिया था, तब डर लग रहा था 1600 पे, क्योंकि 1300 से 1600 भाग चुका था और अब 1600 से 1900 आ गया है ना। ये आई थिंक जस्ट वन वे FNO में और इस तरीके के मूव मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। एक भी उस पर ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में है क्या लॉरस लैब्स और आपका व्यू क्या है इस पर? बिल्कुल अनुज, तो लॉरस लैब हमारे पोर्टफोलियो में है और हमने आपके भी यहाँ पे कई बार इसकी बात की। ऑलमोस्ट हमारे लिए ये स्टॉक शायद मोर देन 2 टाइम्स अब हो चुका है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी इसको होल्ड करना, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पूरा जो CRDMO स्पेस है वो बहुत ही एक स्वीट स्पॉट पर इस समय बना हुआ है, क्योंकि जहाँ पे IPM की ग्रोथ जो है वो 7-8-9% के आसपास रिस्ट्रिक्टेड है। पूरा जो CDMO अपॉर्चुनिटी है वो 18 से 20% की ग्रोथ दिखा रहा है टॉप लाइन के टर्म्स में। प्रॉफिट ग्रोथ और एबिटा ग्रोथ उससे भी ज्यादा हमें देखने को नजर आ रही है। तो लॉरस लैब, साई लाइफ, नवीन फ्लोरिन और एंथम बायो, इन 4 स्टॉक्स की चर्चा भी हमने काफी बार की है और ये चारों स्टॉक हमें काफी पसंद भी आते हैं। ओके, वो आपकी स्माइल बता रही थी कि है आपके पोर्टफोलियो में, जैसे मैंने सवाल पूछा। तो वैसे कोई और फार्मा स्टॉक जो आपने जो मेंशन किए, एंथम बायोसाइंस और कौन सा बोला था आपने एंथम के अलावा? साई लाइफ और नवीन फ्लोरिन, ये 4 हम CDMO और CRDMO को ध्यान में रख के CDMO और CRDMO को रखते हुए अच्छा एक चार्ट चेक भी लेते हैं। मानस जी, पर जाइडस का चार्ट देखिए, जाइडस में भी अच्छा मोमेंटम है, इस पर क्या व्यू रहेगा? देखिए, जाइडस लाइफ की जहाँ तक बात है, स्टॉक ने कल ही अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन किया था। अब पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो पिछला हाई था 1205 वो तो टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर 1205 के ऊपर निकला तो फिर आपको करीब 100 रुपए का आपको उसके ऊपर दिखा सकता है।
वीकली चार्ट्स काफी बेहतरीन लगते हैं। अगर टाइम फ्रेम ज्यादा है तो अभी भी 1125 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। जाइडस लाइफ यहाँ पर भी शानदार रैली और लगभग 3% ऊपर है और इनफैक्ट जाइडस लाइफ पर भी आज एक इंटरेस्टिंग बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट थी। एक बार अदानी पोर्ट भी रखेगा, हालांकि अदानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में अच्छी तेजी है। अदानी पोर्ट्स भी आपको अच्छा कारोबार करता हुआ नजर आएगा, लगभग 1% ऊपर, इस तरह से थोड़ा फिसला। लेकिन कल मैंने एक ओवरऑल पोर्ट सेक्टर पर आपको खबर बताई थी, ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, और आज भी आई है। मुंद्रा पोर्ट को लेकर कई रेगुलेटरी दिक्कतें हटने की उम्मीद से अदानी पोर्ट्स में तेजी देखने को मिल रही है। HSBC की क्या ये रिपोर्ट, समझ लेते हैं एक बार नुपुर से। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं। बिल्कुल गुड आफ्टरनून। कल जेफरीज की रिपोर्ट आई थी और आज HSBC की तरफ से रिपोर्ट आते हुए दिखी। अदानी पोर्ट्स पूरे पोर्ट सेक्टर में उनका प्रेफरेबल पिक है और जो खबर निकल कर आई थी कंसेशन रिन्यूअल को लेकर, ये जो है खबर काफ़ी पॉजिटिव इस कंपनी के लिए होती हुई नजर आ सकती है। जो भी ओवरहैंग था, रेगुलेटरी ओवरहैंग था, वो अब दूर होता हुआ नजर आएगा। मुंद्रा पोर्ट से जो ग्रोथ के प्लान है वो अब बूस्ट होते हुए दिखेंगे। कंसेशन रिन्यूअल से ग्रोथ की संभावना जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म का जो केपेक्स प्लान होगा वो भी वहाँ पर भी अब क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी, क्योंकि कंसेशन रिन्यूअल का जो ओवरहैंग था वो दूर हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कंपनी केपेक्स के तौर पर जो करती हुई दिखेगी वो भी अब कंपनी के लिए ईजी होता हुआ दिखेगा। फ्रेमवर्क्स जो दूसरे राज्यों में वहाँ पर भी लागू होने की उम्मीद है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। हालांकि HSBC का ये मानना है कि जो पोर्ट क्षमता विस्तार से सपोर्ट मिलते हुए नजर आएगा, आपको वो नंबर्स में भी आने वाले समय में आते हुए दिख सकता है। तो काफी पॉजिटिव खबर थी ये। उसके बाद लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आती हुई नजर आई। कल जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट थी, आज HSBC का भी पॉजिटिव हुआ है। उनका ये भी मानना है कि अर्निंग्स विजिबिलिटी जो है अदानी पोर्ट्स की वो अब यहाँ से क्लियर होती हुई दिखेगी और सुधरती हुई भी नजर आएगी। इनफैक्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की भी बात करें तो वहाँ पर भी सुधार की उम्मीद है और ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो इस खबर के चलते और अर्निंग्स विजिबिलिटी के चलते यहाँ से वैल्यूएशन री रेटिंग की संभावना यहाँ पर HSBC को नजर आती है अदानी पोर्ट्स में। अदानी पोर्ट सेक्टर की बात करें तो उनका जो दूसरा स्टॉक है वो है गुजरात पीपावाव, वहाँ पे होल्ड की रेटिंग है। हालांकि उनका ये कहना है कि इसका जो सपोर्ट होगा वो डिविडेंड यील्ड से आते हुए दिखेगा। 7% की डिविडेंड यील्ड है गुजरात पीपावाव की, तो यहाँ पर उससे सपोर्ट आते हुए नजर आ सकता है। लेकिन पूरे पोर्ट सेक्टर में उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है अदानी पोर्ट्स। अर्निंग विजिबिलिटी यहाँ से इस ओवरहैंग के बाद जो क्लियर हुआ है ओवरहैंग, उसके बाद एक क्लियर विजिबिलिटी अर्निंग्स को लेकर आती हुई दिखी है और हो सकता है बड़ी री रेटिंग वैल्यूएशन में यहाँ से दिखे। शुक्रिया नुपुर। तो पोर्ट स्पेस पे अगर आप देखें HSBC की ये रिपोर्ट और उसमें भी अदानी पोर्ट्स को एक बिल्कुल क्लियर बेनिफिशियरी और टॉप इन द पैक बना गया है। खैर अब एक काम करते हैं, 24,158 निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए 57,632। मोटा मोटी अनुज हम अभी भी डे लो की रेंज के आसपास ही भटक रहे हैं। जो प्री कैश हमारी एक अप्रोच होती है इस प्राइस पे है क्या बिल्कुल इस समय दो मार्केट हो गई, एक प्री कैश एक पोस्ट कैश, क्योंकि 3:15 के बाद मार्केट अपना अलग ही माइंड बनाता है, अलग ही है ना। तो देखिए इस समय कल तो रोज गजब ही था, है ना, कल तो गजब ही था। नहीं, रोज ही गजब हो रहा है, कुछ ना कुछ गजब रोज हो रहा है, तो ठीक है। हमें भी देखिए एक कहते हैं ना कि एक अभी इस शो को ख़त्म करके ना मैं एक स्कूल में प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मैं ये थोड़ा सब बातें ही बोलने वाला हूँ कि थोड़ा हम सबको अनलर्न और लर्न करने की ज़रूरत है। हमने इतने सालों से जो लर्न किया है हमें भी अनलर्न करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, नया कुछ सीखने को मिल रहा है कैश के बहाने। देखिए फ़िलहाल बाज़ार में ना कोई ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है, ये मेरा मानना है। अपनी पोजीशन को 3:15 बजे आप ज़ीरो कर दें और ये टेम्पटेशन से बचें। आई थिंक डे 1 से हमारा व्यू रहा है वैसे भी कि 3:15 पे अपनी पोजीशन को ज़ीरो कर दें। जो सेम डे ऑप्शंस हैं वो अगले हफ्ते के अगले महीने के ऑप्शंस हैं, उनको भी अगर आप चाहें तो ज़ीरो कर दें, उसके बाद 340 पे री एंट्री कर लें अगर मन करे तो, वरना अगर वो आपके अगेंस्ट चला जाए तो कल सुबह का वेट कर लें, है ना। इशू ये है कि वो अगर आपके अगेंस्ट चला गया और आपके फेवर में आ गया तो लॉटरी है, नहीं आया तो क्या करें। तो इसके लिए और निफ्टी का आज का प्राइस एक्शन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। 24,100 के नीचे नहीं बंद होने चाहिए। अगर 24,100 के नीचे बंद हुए तो बड़ा नेगेटिव होगा। अपसाइड के लिए 24,350, 24,400 इसको क्रॉस करना ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। चलिए काम करते हैं। अच्छा डीलिंग रूम चेक पर आऊँ, एक बार इससे पहले रखिएगा ज़रा हैप्पीएस्ट माइंड्स का इंटरडे चार्ट और देखिए CNBC आवाज़ की जो एक्सक्लूसिव खबर थी उसका इम्पैक्ट, क्योंकि वो जो डील का हमने कॉन्टूर्स बताए थे आपको और ये बात साफ कह दी कि इसको चेज़ मत करिए, है ना। 390 to 400 के बीच में अगर वो है तो 427 डील ऊपर अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नूपुर के पास वापस चलते हैं और बात करते हैं डीलिंग रूम चेक के। नूपुर कौन से स्टॉक्स फोकस में?
ज्वेलरी सेक्टर से स्टॉक्स आज डीलर्स के रडार पे आते हुए नजर आए। टाइटन उन्हें पसंद आ रहा है। यहाँ पे डीलर्स का मानना है कि पॉजिटिव खबर आती हुई नजर आ सकती है, जिसके चलते पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर हो सकती है। लेकिन पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा पसंदीदा स्टॉक डीलर्स की तरफ से टाइटन है। हाई वॉल्यूम के साथ फिलहाल आपको यहाँ पे खरीदारी देखने को मिलेगी और फिलहाल डीलर्स का मानना है कि यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर जो लार्ज फंड्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स देखे तो 5 डे एवरेज और 30 डे एवरेज के ऊपर ही आपको नजर आएंगे। ऑलमोस्ट 1.5% स्टॉक ऊपर है और काफी बुलिश व्यू यहाँ पे डीलर्स की तरफ से बनता हुआ दिखा है। और लास्ट स्टॉक है पाइन लैब्स। यहाँ पे लगातार बड़े फंड की तरफ से जो है खरीदारी देखने को मिल रही है। लार्ज डोमेस्टिक फंड जो है वो अक्यूमुलेट करता हुआ नजर आया स्टॉक को और डीलर्स का मानना है कि फर्दर रन अप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। टाइटन, गोदरेज प्रॉपर्टीज और पाइन लैब्स डीलर्स के रडार पर है। ये सारे स्टॉक्स डीलर्स के रडार पर। पाइन लैब्स पे तो आज इन्वेस्टर की रिपोर्ट भी आई थी। इनिशिएटिव 2% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1.5% ऊपर, टाइटन 0.1% ऊपर है। BTST या STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सोमिल जी, शुरुआत करेंगे आपसे। बताइए कल के सेशन के लिए, फ्राइडे के सेशन के लिए क्या चुन रहे हैं आप? मैं चुन रहा हूँ एम्बर। आज आफ्टरनून में भी मैंने यही सुझाया था और मुझे लगता है कि ये कैरी करके जाना चाहिए। ग्रेट स्टॉक टू बी इन। एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। ऑन द आवरली चार्ट एक छोटा सा कंसोलिडेशन भी टूटा है ऊपर की तरफ। 20, 40, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे। थोड़ा सा स्टॉप लॉस चेंज किया मैंने आफ्टरनून से। 7460 का स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर में मेरे टारगेट्स मेंटेन्ड है, दैट इज 8200। एम्बर, ये हो गई सोमिल जी की पिक। गाबा सर, आपकी पिक? मेरा ध्यान है जाइडस लाइफ पर। ये स्टॉक मैंने कल भी दिया था, उसका टारगेट भी अचीव हो गया, लेकिन जब सेटअप देखता हूँ आज तो इसमें कंफर्मेशन और मोमेंटम है। जाइडस लाइफ में ट्रेड करा है 1185 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 1165 का, 10 रुपए का, ज्यादा नहीं है। फर्स्ट टारगेट 1200 है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। हो सकता है 1210 भी चला जाए, लेकिन 1200 पॉसिबल है। जाइडस लाइफ 1185 पे फार्मा में बाइंग विजिबल है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? जी, तो वीरेन जी BHEL में खरीदारी करके जाएंगे। आज हमें एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर रैली कंटिन्यू होगी तो इसका फ्यूचर खरीदेंगे। 436 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 429 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 450, 450 रुपए की टारगेट सेट करना है। ठीक है, BHEL मानस जी की पिक हो गई। अमित जी, आप क्या चुन रहे हैं? श्रेया जी, ICICI बैंक में पुल बैक काफी अच्छा है तो इसके साथ जाऊंगा। 1448 का प्राइस है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1430 का और टारगेट्स रहेंगे 1480 के ICICI बैंक। ओके, रुचित जी आप बताएं, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? ये आइशर मोटर्स में BTST करके जाने की सलाह रहेगी। बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, 20 डे को इंटैक्ट रख रहा है। 8000 के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसको खरीदारी करके जाए 8280 के टारगेट्स के लिए। तो ट्रेड्स पूरी हो गई, अब वीरो के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरो बताएं। बिल्कुल अनुज, मैं वही देख रहा था। ब्रेथ खराब थी और टुवर्ड्स हम डीलों के आसपास ही आप देखें ट्वीट कर रहे हैं, तो मैं वो देख रहा था आज के लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स बहुत ही खराब। शॉर्ट ऑलमोस्ट 119 आज के सेशन में। आई मीन ह्यूज शॉर्ट बिल्डअप हुआ आज यहाँ पे। लॉन्ग मात्र 65, ऑलमोस्ट हाफ। आई मीन और शॉर्ट कवरिंग 12 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब करीब 19 स्टॉक में रही है आज। उसके बाद आता हूँ स्टैट्स पे, मतलब एक एक करके स्लाइड्स पे जिन काउंटर्स में आज लॉन्ग क्रिएट हुआ, शॉर्ट क्रिएट हुआ। लॉन्ग में सबसे ऊपर याद रखिएगा BHEL एक स्ट्रॉन्ग अपने साथ लॉन्ग कैरी करता हुआ कल के लिए। उसके बाद आप देखिए कल्याण, डिलीवरी, एम्बर और साथ ही साथ ज़ायडस लाइफ। फार्मा में कुछ बाइंग विजिबल थी टुवर्ड्स एंड। और जहाँ तक शॉर्ट कवर का सवाल है उसमें CG पावर, सोना BLW, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, टोरेंट फार्मा और एकल फाइनेंशियल मिड कैप IT में अच्छा रहा। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर विजिबल थी। थर्ड स्लाइड आएगी शॉर्ट। आज मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, गोल्ड में जैसी क्रैक आया उसके बाद सब्सटेंशियल क्रैक थे दोनों स्टॉक्स में। टाटा पावर, न्यूज़ फ्लो, HDFC MC हिंडाल्को आज बैकफुट पे रहे। शॉर्टिंग यहाँ पे हुई और जहाँ तक प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का सवाल था उसमें नाल्को, हिंदुस्तान जिंक, NMDC, सेल, अंबुजा भरा पड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा बास्केट आज शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग से। ये अमित, सेल ओवरहीटेड था, बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा मूव इसने लिया क्योंकि ये डेरिवेटिव बैन में था। बैन से निकल के जब बाहर आया तब जाके वो मूव आया। अब एक रीजनेबल SL की अप्रोच क्या कहती है यहाँ पर? कहाँ पे होना चाहिए एक रीजनेबल SL कि आपका प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहे?
वीरेन जी, इसका ब्रेकआउट लगभग 187 188 के आसपास आया था, तो हमारी पोजीशन है तो पोजिशनली हमें 188 का स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू करना चाहिए। ब्रेकआउट स्ट्रांग है और सस्टेन कर रहा है, तो 188 का स्टॉप लॉस लगाया। मुझे लगता है 197 से 198 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, मीनवाइल हैप्पीएस्ट माइंड्स लेकर आइए एक बजरा वापस। अब 6% नीचे आ गया है स्टॉक और 419 पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप चलिए, सेकेंडरी मार्केट में भले ही सुस्ती हो लेकिन प्राइमरी मार्केट गोले गुलजार। आईपीओ मार्केट में रफ्तार है। सिर्फ जुलाई अगस्त के दौरान कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुटाए हैं। इसमें मैं ब्लॉक डील्स ओएफएस वगैरह नहीं ऐड कर रहा हूँ, बट सिर्फ आईपीओ 50,000 करोड़ से ज़्यादा, जो पूरे 2026 का ऑलमोस्ट 2/3 है। नूपुर से जानते हैं सारी डिटेल्स। नूपुर बताएं। बिल्कुल काफ़ी यहाँ पे रफ्तार देखने को मिल रही है। जुलाई अगस्त में एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है अपटिक आते हुए नजर आया। 8 महीनों की बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम तो था, लेकिन मोमेंटम पिकअप हुआ जुलाई के महीने से, और पिछले 2 महीने में पूरे साल का जितना फंड रेज हुआ है उसका 62% सिर्फ 2 महीने में आते हुए नजर आया। जुलाई अगस्त के दौरान तेज मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। 2026 के 8 महीनों की फंडिंग का 62%, 62% सिर्फ पिछले 2 महीनों में आते हुए नजर आया। अब जनवरी के डेटा से बात करें तो जुलाई से अगस्त में 57 आईपीओ अब तक लिस्ट हो चुके हैं, यानी कि 57 नई कंपनीज अब मार्केट में एंट्री ले चुकी है। फंड रेज 83,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड रेज देखने को मिला। लेकिन जुलाई अगस्त की बात करें, पिछले 2 महीनों की बात करें, अभी तो अगस्त में 2-3 दिन बाकी है, लेकिन आईपीओ 30 आईपीओ यानी कि आधे से ज़्यादा आईपीओ पिछले 2 महीनों में आते हुए दिखे। 50,850 करोड़ रुपए फंड रेज यहाँ पर होते हुए नजर आया। अब जुलाई और अगस्त की बात करें तो जुलाई में 14 आईपीओ थे, 23,350 करोड़ का रेस देखने को मिला। अगस्त के महीने में 16 आईपीओ और 2 लिस्टिंग और आपको आने वाले 2-3 दिनों में दिख जाएगी। यहाँ पे 27,500 करोड़ तक का फंड रेस आते हुए नजर आया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिर्फ जुलाई अगस्त की कहानी नहीं है, आगे चल के भी आने वाले महीनों में 75 कंपनियों के आईपीओ आ सकते हैं। सीबी अप्रूवल मिल चुका है, डीआरएचपी फाइल हो चुकी है, और जो फंड रेस का आंकड़ा होगा वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का रह सकता है। जो है सेबी चेयरमैन की तरफ से एक बयान भी आया था कि फंड रेजिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार है, काफी बूस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इन्वेस्टर्स का कंसर्न था कि आईपीओ तो आ रहे हैं लेकिन लिस्टिंग गेन्स नहीं देखने को मिल रहे, लेकिन वो भी कहानी अब टर्न अराउंड होती हुई दिखे। जुलाई और अगस्त में देखें तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स भी आपको काफी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। करीब 80% आईपीओ जो जुलाई अगस्त में लिस्ट हुए उसमें निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न मिलता हुआ दिखा। एवरेज लिस्टिंग गेन की बात करें तो 25% पहुंच गया, जो कि Q1 FY27 में मात्र 7% के आसपास था, और Q4 FY26 यानी कि जनवरी मार्च क्वार्टर को कंपेयर करें तो वहां पर तो नेगेटिव 2% के आसपास था। जुलाई अगस्त में जो आईपीओ आए उसमें काफी बड़े लिस्टिंग गेन्स देखने को मिले, और वो कंपनीज आपके लिए पुल अप करते हैं जहां पे सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेन्स नजर आए। बिहारीलाल इंजीनियरिंग 76% का रिटर्न लिस्टिंग जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन वहां पर देखने को मिला। शिप रॉकेट 47% के रिटर्न्स, इंडो एमआईएम 44% के रिटर्न, दूर ट्रांसमिशन भी देखें तो 36% के स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स यहां पर देखने को मिले। मोल बायो डायग्नोस्टिक 29% के रिटर्न्स यहां पर आते हुए दिखे। लोहिया कॉर्प के हाल में रिजल्ट्स भी आए, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे थे, और 25% का रिटर्न लिस्टिंग डे के दिन यहां पर नजर आते हुए नजर आया। और ललिता ज्वेलरी की भी बात करें तो 23% का रिटर्न आपको देखने को मिला। तो इन्वेस्टर्स के भी पैसे बने, जुलाई अगस्त में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, और एवरेज लिस्टिंग गेन जो काफी सुस्त थे वो फिर से 25% पहुंच गए। आईपीओ का बाजार काफ़ी अच्छा रहा। शुक्रिया नूपुर, अच्छे डेटा पेश करने के लिए इनफैक्ट। और देखिए आपकी स्क्रीन पर ये सारे जो स्टॉक्स थे शानदार रिटर्न। इंडोमिम तो मुझे याद है शानदार लिस्टिंग के बाद भी अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया। अच्छा, एफएनओ काउंटर्स की कैश मार्केट में ट्रेडिंग बंद होने के लिए मात्र अब 2.5 मिनट रह गए हैं, तो वहाँ पे नजरें रहेंगी। लेकिन उससे पहले एक बार लेकर आई स्क्रीन पर जो कैश मार्केट का काउंटर्स हमने डिस्कस किया था रफ्तार के घोड़े में, जो मैं देख पा रही थी अभी, एक सेकेंड में बताती हूँ। हाँ, लेकर आइए स्क्रीन पर आइनॉक्स इंडिया। ये शायद राजेश सातपुते जी की सुबह की पिक थी, और आइनॉक्स इंडिया भागा करीब 11%। ये देखिए अब कितने परसेंट ऊपर है, ऑलमोस्ट अब 14 साढ़े 14% ऊपर है। और सुबह कैश कॉल में राजेश सातपुते ने सुझाया था। अच्छा अमित जी, क्या किया जाए जो मुनाफे में है सुबह देखकर, क्या वो यहाँ पर अब मुनाफा बांधे?
जी शेयर जी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, लेकिन 15% एक दिन में सिंगल मूव, तो अगर मैं होता मैं तो डेफिनेटली मुनाफा बांध लेता, क्योंकि जितना भी स्ट्रांग पुल बैक हो एक आध डिप जरूर आता है, डिप में हम वापस एंटर कर सकते हैं। तो 15% के गेन में अनलेस देयर इज समथिंग मोर फंडामेंटल टू इट, इसमें मुनाफा बांधना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मुनाफा बांध लेना चाहिए अगर आप प्रॉफिट में और सुबह इंट्राडे आपने ट्रेडिंग ली है तो। कुछ और काउंटर्स देख लेते हैं प्री कैश क्लोजिंग से पहले जो ऑलमोस्ट डेज हाई पर क्लोज हो रहे हैं आज के सेशन में। सिप्ला ये अच्छी ट्रेड रही, यहाँ पर लगभग 1-1.5% की तेज़ी लगभग। अब अगर आप देखें तो डेज हाई पर क्लोज हो रहा है और आयशर और इटर्नल में भी अच्छे मूव रहे आज के सेशन में। प्री कैश क्लोजिंग बिग वॉल पर समझ लेते हैं वीरेंद्र जी से। ओवर टू यू सर। बिल्कुल श्रेया, मायूस कर देने वाली क्लोजिंग है ये, और ये एक्सपायरी याद रखिएगा हो रही है टुवर्ड्स डे लो। जो डे लो का क्लस्टर था हमारा ऑलमोस्ट हम उस पे हैं, यानी आज अगर मैं इसको मान के चलूँ कि मान लीजिए लेट्स से अगर ये क्लोजिंग होती कि नहीं होती है, बट है 24136 आपने 3 चीज़ें तोड़ दिया आज। 24,200 तोड़ दिया आपने, 100 डेमा तोड़ दिया आज आपने, 50 डेमा तोड़ दिया। निफ्टी बैंक ये भी क्रैक हुआ। दिक्कत की बात ये है जो कि विषय है वो ये कि क्रूड एट 86-87 स्टिल, आई मीन कोई थ्रस्ट नहीं है निफ्टी बैंक में, नहीं क्रॉस कर पाया 58,000। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वेल इन फेवर फॉर बेयर्स। स्मॉल कैप मिड कैप में आज रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस थे, और आईटी और आप देखें आज ये भी रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस थे। इंडिया विक्स 3.86% ऊपर, हालांकि ट्रेजेक्ट्री वही 11 की, बहुत सिंपल। बैंक्स बैकफुट पे, फाइनेंशियल्स बैकफुट पे, पीएसयूज बैकफुट पे, स्लाइड था कैपिटल मार्केट थीम में। उसके बाद अगर आप देखें जो थीम सबसे ज़्यादा क्रैक हुई उसमें मेटल्स थे, मेटल्स का आज लास्ट भी था टूटना। बाकी निफ्टी फार्मा आज टुवर्ड्स एंड अच्छे बाइंग एफर्ट्स विजिबल है। कैपिटल गुड्स अगर आप देखें ये आज स्ट्रॉन्ग रहे। कोटक, अदानी एंटरप्राइजेस और आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 स्ट्रॉन्ग बैंक्स थे आज। फिलहाल एज ऑफ नाउ इट्स कैश सेगमेंट की बिगिनिंग हो चुकी है। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें स्लाइड है। कोटक स्ट्रॉन्ग मूव, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में शानदार मूव। अदानी एंटरप्राइजेस यकीन मानिए क्लोजिंग को डोमिनेट किया है इस स्पेस ने। और उसके बाद अगर आप देखें एक स्लाइड दिखाइए पूरी ग्रिड्स की है। टेक महिंद्रा, सिप्ला, एशियन पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा मोटर्स, पीवी और टाइटन आज अच्छा रहा। टाइटन ऑल टाइम हाई पे क्लोज पे, और बीईएल में थोड़े से बाइंग एफर्ट्स थे अलॉन्ग विद सोलार इंडस्ट्रीज। और लूजर्स में हिंडाल्को, एमएनएम, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, श्रीराम फाइनेंस, इंडिगो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एक बार एमएनएम दिखाइए टुडे में बस, उसके बाद चलते हैं आज के बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। एक बार एमएनएम दिखाइएगा बस, और ये भी आज जो कोलैप्स हुए स्टॉक्स उनमें शुमार था। खैर अब एक काम करते हैं, ये रखिए एमएनएम आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये देखिए टुवर्ड्स डे लो 3342। बिग मार्केट वॉइसेस कड़ी में हमारे साथ आज अभय अग्रवाल जी जुड़े हैं पाइपर सिलिका के। अभय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये हमारे लिए कोई भी थ्रस्ट अगर आप देखें जब जनरेट होता है ना कोई बुरी खबर, कोई ना कोई नया डेवलपमेंट। कल हम इन्वीडिया के नंबर को लेके स्केप्टिकल रहे, आज एक बार फिर से अगर आप देखें तो आज आप कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इशू में इंडल्ज रहे। आज एचडीएफसी बैंक ने अगर आप देखें काफ़ी प्रेशर डाला, वो थ्रस्ट जनरेट नहीं हो पा रहा है। और अभी भी बड़ी अच्छी पॉकेट, सेफ पॉकेट मिड कैप्स और स्मॉल कैप है। तो क्या लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जितना बड़ा डाइवर्जेंस परसिस्ट कर रहा है अभय जी, उसके परसिस्ट करने की कितनी संभावनाएं और नजर आ रही है आपको? वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। पहले भी हमने चर्चा की है वीरेंद्र, आपने और मैंने, कि प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर्स वहां जाते हैं जहां पे ग्रोथ दिखता है, और हमारा जो लार्ज कैप सेक्टर है अभी, और उसमें जो लार्ज कैप में हैवी वेट्स हैं, जो निफ्टी 50 के भी हैवी वेट्स हैं, जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आए उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि एक लो ग्रोथ सेगमेंट से निकल के अब ये हाई ग्रोथ सेगमेंट में आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली लोकल इन्वेस्टर्स प्लस एफपीआई इन्वेस्टर्स क्यों ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे आपको कांस्टेंट करेंसी रुपी में 10% का भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है। और अगर 10% का ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है तो ये स्टॉक 20 टाइम के पी मल्टीपल पे भी महंगे हैं। तो हमारे काफी सारे जो लार्ज कैप्स हैं जिन्होंने पिछले 5-8 साल से मार्केट को एक मोमेंटम प्रोवाइड किया था, 15% 20% के ग्रोथ दिखा के, आईटी सर्विसेज, बैंक्स, ऑयल कंपनीज, एफएमसीजी, वो अभी आउट ऑफ ग्रोथ हैं। और ये जब तक ग्रोथ में जोन में नहीं आते हैं, जब तक ये वापस 12-15%
20% तो भूल जाइए, पर 15% तक भी एनुअलाइज ग्रोथ नहीं दिखाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई इन्वेस्टर इंटरेस्ट आएगा। और अगर नहीं आएगा तो फिर निफ्टी 50 कैसे चलेगा, ये भी एक समस्या है। दूसरी तरफ मिड और स्मॉल कैप्स हैं, आउटस्टैंडिंग अर्निंग्स थी पिछले क्वार्टर की, स्पेशली स्मॉल कैप्स की जो कंपनीज एमर्ज हो रही हैं मैन्युफैक्चरिंग में, अलग अलग सेगमेंट्स में, फार्मा में। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट वहां ज्यादा जा रहा है जहां पे ग्रोथ है। तो जब तक मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में ग्रोथ ज्यादा रहेगा, इन्वेस्टर्स उन्हें रिवॉर्ड करेंगे। और उसी की वजह से जो मिड और स्मॉल कैप इंडेक्सेस हैं वीरेंद्र, वो भी आप देखें ऑल टाइम हाई पे हैं, और वो अभी भी इन्वेस्टर्स ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान निफ्टी 50 पे जाता है। पर जो हमारा रियल स्टोरी है, जो मुझे लगता है कि वो मिड और स्मॉल कैप में है इंडिया में अगले 2-3 साल में। वाकई मिड और स्मॉल कैप में है अगले 2-3 साल में। मैं आपके पोर्टफोलियो को दिख रहा था, वाकई ईश्वर करे ऐसा पोर्टफोलियो सबका हो अभय जी। और आपके पीएमएस ने सब्सटेंशियल गेन दिए हैं पिछले 3 और 6 महीने में। मैं आता हूँ आपकी एक एक थीम जो आपने पिक करी है। एथर एनर्जी सब्सटेंशियल गेन लेके बैठे हैं आप अपने पीएमएस में। इसमें ये ईवी ट्रांजिशन, ईवी का पिकअप होना, ये वाकई क्या पैसे बना के देगा अगले 1-1.5 साल 2 साल में, स्पेशली जब ये ट्रांजिशन पीक पर होगा या फिर अपने चरम पे होगा? वीरेंद्र, आप हैरान रह जाएंगे, मैं आपसे डेटा शेयर करूंगा कभी बाद में। हमने एक रिसर्च किया था, प्राइमरी रिसर्च किया था कि जो बायर्स हैं 2 व्हीलर्स के और 4 व्हीलर्स के भी इंडिया में, वो क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं आइस इंजन जो ट्रेडिशनल इंजन है, या वो चाहते हैं ईवी। तो हम हैरान रह गए थे डेटा देख के कि कितनी ओवरवेलमिंग डिमांड है ईवी की, स्पेशली 2 व्हीलर सेगमेंट में। मतलब लिटरली कोई चाहता ही नहीं है कि वो आइस इंजन खरीदे, सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी भी ईवी का इतना नहीं है। तो जो एक थीम है एनर्जी ट्रांजिशन की, जहां पे हम जा रहे हैं ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस से नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस पे, तो मुझे लगता है कि वो एथर और उसकी कंपनी से भी निकल के बहुत बड़ा प्ले है। आज आप दिखा रहे थे, इसके पहले मैं देख रहा था आइनॉक्स इंडिया, ये भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में एक कंपनी है, पर इसमें कोई मेरी ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है। पर वो भी एक एनर्जी ट्रांजिशन प्ले है, क्योंकि वो ही एक कंपनी है इंडिया में जो क्रायोजेनिक टैंक्स बनाता है, जो लिक्विड सब 460 डिग्री फ्यूल को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी ट्रांजिशन की थीम है थ्रू इनोवेशन, मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है। और इसमें इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग तरीके से ये प्ले आउट होगी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एनर्जी ट्रांजिशन की वीरेंद्र, मुझे लगता है। ओके अभय जी, गुड आफ्टरनून। और ये तो हमने चर्चा कर ली मार्केट पर, एनर्जी ट्रांजिशन स्पेस पर, लेकिन आपका नया लुक सर मुझे अच्छा लग रहा है, और इसी से मुझे कुछ स्टॉक्स याद आ रहे हैं, जैसे लेंसकार्ट, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी पूरे न्यू एज स्टॉक्स को लेकर, और साथ ही इनफैक्ट जो जैसा कि आपने मेंशन किया इनोवेशन कर रहे हैं, तो ये जो लेंसकार्ट, मीशो, ये अगर मैं निफ्टी इंटरनेट स्टॉक्स बोलूँ इसको, तो ये कैसा नजर आ रहा है सर, और यहाँ पर क्या व्यू है आपका? नहीं, मुझे लगता है कि आप वैल्यूएशंस को एक तरफ छोड़ दें अगर हम, क्योंकि इन्वेस्टर ऑब्वियसली स्टार्ट करते हैं कि बस कि महंगा है तो मैं नहीं देखता हूं, पर एक बार श्रेया वैल्यूएशन की बात छोड़ देते हैं। और थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट बाय द वे। एक अगर हम बिजनेसेस को देखें कि क्यों ये बिजनेसेस कस्टमर्स का इंटरेस्ट और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि कुछ यूनिक चीजें कर रहे हैं। वो यूनिक चीजें हैं कि ईज ऑफ बाइंग, अगर कोई कस्टमर कंज्यूम करना चाहता है तो वो मीशो जैसी कंपनी या फिजिक्स वाला जैसी कंपनी में जो एजुकेशन सर्विसेज में है, या नाइका जैसी कंपनी में, और ये कोई मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, या कार्टरेट जैसी कंपनी में उसको ऑटो खरीदना है, तो उसमें एक बहुत इजी हो गया है कुछ खरीद पाना अपना ही रिसर्च करके। और दूसरी तरफ डिजाइन स्किल्स है, जैसे लेंसकार्ट जैसी अपनी कंपनी ने बात करी। अब आप एक स्टोर में जाते हैं, फिजिकल स्टोर में, तो आप कितने मॉडल देख लेंगे, पर आप अगर एक ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं जहां पे आपको ट्रस्ट है, ब्रांड है, तो आपके ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस हैं, जो सर्विसेज में भी हैं, प्रोडक्ट्स में भी हैं, खुद के ब्रांड भी हैं, थर्ड पार्टी D2C प्लेयर्स भी हैं, ये एक पूरा नया कंजम्पशन की कैटेगरी को क्रिएट कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल FMCG कंपनीज हैं, ट्रेडिशनल कंपनीज
जो प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो ग्रोथ के लिए सफर कर रहे हैं और ये कंपनीज काफी फास्ट ग्रो कर रही हैं और लीडरशिप पोजीशंस ऑलरेडी क्रिएट हो गई हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही हाई प्रॉमिस स्पेस है। चैलेंज इसमें रहेगा हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए कि हाई वैल्यूएशन पे आएंगे तो शायद साइडवेज करेक्शन देखना पड़े प्राइस में, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी का लॉस होने वाला है। ओके इस बीच जरा मैं आपको लेके आता हूँ कुछ देर में अभय जी के साथ श्रेया दोबारा अपना एक प्रश्न और पूछेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ जरा इंडिकेटिव एक्शन। लिखा ये सेंसेक्स 75,099 वर्सेस 77,182, 3% नीचे। आई थिंक इट विल बी अ डाइवर्जेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 2000 पॉइंट्स का, 2200 पॉइंट्स का हो गया है ना, 2151 पॉइंट्स का हो गया। निफ्टी लेके आई है वो करीब 109 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से 300 पॉइंट। मैं कुछ कहूँगा तो नहीं खैर इस पे, लेकिन इतना बेबस ना श्रेया, इतना बेबस प्राइस के अगेंस्ट मैंने अपने करियर में 22-23 साल हो गए लगभग कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा है इतना बेबस। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इंडियन मार्केट्स में लिक्विडिटी की कमी है, तरलता की कमी है, और जिस कैश सिस्टम को लेके हम बातचीत करते हैं कि जनाब कैश वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, हमारे यहाँ उतने वॉल्यूम्स नहीं है। हमारे यहाँ टोटल वॉल्यूम का 10% वॉल्यूम है कैश का, यूएस में 30-35% है, और ये हॉरर शो है उसका। एनीवे बी प्रिपेयर फॉर एनी आई थिंक अपसेट। श्रेया ओवर टू यू। राइट से, क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी और इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस तो कुछ और ही बता रही है, और इतना बड़ा डिफरेंस अगर उसी के आसपास क्लोजिंग होती है तो सही बात है। और आप लिख भी रहे थे मुझे, इट्स वेरी पेनफुल। अब देखते हैं कि कैसे होती है फिर क्लोजिंग यहाँ पर। लेकिन अभय जी के पास वापस चला जाए। अच्छा अभय जी, एक और थीम पर हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हम प्राइमरी मार्केट्स पर भी बात कर रहे थे, और इस बार अच्छी लिस्टिंग हुई है। तो क्या आपको लगता है कि सर अगर पैसे बनाने के एंगल से देखना हो तो प्राइमरी मार्केट एक बड़ा ऑल्टरनेटिव नज़र आ रहा है, सेकेंडरी मार्केट तो थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ है? जी देखिए, प्राइमरी मार्केट में श्रेया क्या होता है कि एक न्यूनेस का चार्म होता है। कोई नई चीज़ लिस्ट होती है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, और पूरा एक मार्केटिंग का जो इंडस्ट्री है वो कोशिश करती है कि आईपीओ सब्सक्राइब हो जाए, उसके बाद फॉलो ऑन डिमांड रहे। तो एक चैलेंज ये रहता है कि जो अच्छी कंपनीज भी हैं वो बहुत जल्दी ओवर प्राइस हो जाती हैं, और उसके फिर 1 महीने बाद पहला लॉक इन खुलता है, फिर 3 महीने बाद दूसरा लॉक इन खुलता है, 6 महीने बाद तीसरा लॉक इन खुलता है, और फिर रियल सप्लाई आने लगती है। तो मेरी सलाह हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए रही है, और हमारा भी यही अप्रोच है हमारे पीएमएस में, कि अच्छी कंपनीज को ट्रैक करें पर उनको इमीडिएटली लिस्टिंग पे ना लें। थोड़ा वेट करें, लेट द 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाएं तो कोर बेसिक परफॉर्मेंस पता चले, दूसरी तरफ जो सप्लाई है पोस्ट लॉक इन खुलने की वो भी आ जाए। तो आई थिंक 6 महीने का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ बहुत अच्छी लिस्ट हुई हैं कंपनीज, और रिमार्केबल कंपनीज हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो कंपनीज आई हैं, इन्वेस्टर्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। पर उसके साथ मैं देख रहा हूँ कि थोड़े कंपनीज जिनको शायद लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी वो भी लिस्ट हो रही हैं। तो इन्वेस्टर्स को आईपीओ एज अ शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव गेम तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप फंस गए किसी एवरेज कंपनी में तो बुरे फंसेंगे। और जो अच्छी कंपनीज हैं उनको लिस्ट होने के बाद 6 महीने का समय देना चाहिए कि उनका फेयर वैल्यू जो है वो इमर्ज हो सके। अच्छा सर, अभी क्या हुआ, मेरी अभय सर कुछ दिनों पहले कुछ आईपीओज आए, मैं लॉजिस्टिक्स को लेके बात कर रहा था। हमारे जीडीपी का, हमारी टोटल कॉस्ट का, प्रोडक्शन कॉस्ट का सब्सटेंशियल पार्ट लॉजिस्टिक्स होता है। कभी ऐसे पीएमएस मैनेजर, कभी एक फंड मैनेजर आपके जहन में आता है कि मैं कुछ अपने पीएमएस में स्पेस लॉजिस्टिक्स को दूं? डिलीवरी मेरे स्क्रीन पे पड़ा था तो मैं पूछ लिया सवाल। यू टेक ऑन ये लॉजिस्टिक्स स्पेस अभय सर? हमने देखे हैं कंपनीज काफी इसमें वीरेंद्र, पर एक मेरा हमेशा कंसर्न ये रहा है कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस है, एकदम कमोडिटाइज स्पेस है जो ऑफलाइन 3PL लॉजिस्टिक्स की हम बात करते हैं जनरली, और इसमें मार्जिन्स जो हैं बहुत ही स्केलेटन होते हैं, और जो आपके रिसीवेबल्स और वर्किंग कैपिटल को अगर बिल्ड कर दें तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बहुत ही पुअर निकलती है। तो थोड़ा बहुत ग्रोथ है, पर एज अ कोर बिजनेस डेफिनेटली एज ग्रोथ इन्वेस्टर्स तो मुझे कोई इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है रेगुलर 3PL लॉजिस्टिक्स में। आई थिंक इट्स अ कमोडिटी बिजनेस जो है, जो चलता रहता है वैसे ही चलता रहेगा, अनलेस कोई इसमें बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड
प्ले करे तो फिर देखा जा सकता है, बट अदर देन दैट इतना कोई अट्रैक्शन नहीं है उसका हमारे लिए। ठीक है। और ये गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स जिस तरीके से प्रदर्शन दिखाया अभी जी पिछले कुछ सत्रों में, हालांकि आज एक खबर आ रही है, कितनी सही वो खबर ड्यूटी कट को लेकर कितनी गलत वो तो बाद में पता चलेगी, लेकिन उसका एक असर देखने को मिला नेगेटिव। लेकिन गोल्ड के प्राइसेस जिस तरीके से इंक्रीज हुए हैं और गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स ने जितना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, ये भी एक बड़ा एसेट क्लास हो सकता है। कैसे देखें कमोडिटी को और उसके साथ ही गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स को भी सर, ये स्पेस? नहीं देखिए, जब तक गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चलते हैं श्रेया, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास जो कोलैटरल में गोल्ड पड़ा है, जो समझिए अभी गोल्ड का भाव 1.5 लाख रुपए है, पर आपने पुराना कोई लोन दिया जब 1 लाख रुपए का गोल्ड था, तो आपका सडनली कोलैटरल की वैल्यू बढ़ के 1.5 लाख रुपए हो गई है, तो आपकी एबिलिटी टू लेंड बढ़ जाती है। तो ये एक अच्छा स्पेस है जब तक कि गोल्ड के प्राइसेस नीचे ना जा रहे हों। अगर गोल्ड के प्राइस नीचे जाएंगे तो आपकी कोलैटरल की वैल्यू गिर जाएगी और आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो और आई थिंक वही मार्केट में थोड़ा अब कंसर्न है कि अगर गोल्ड प्राइसेस करेक्ट हुए ड्यूटी की वजह से या जैसे भी, तो क्या होगा इन कंपनीज की कोलैटरल वैल्यू का। बट ऑन द अदर हैंड मैं कहूंगा कि जब तक गोल्ड प्राइसेस ऊपर ट्रेंड करते रहेंगे ओवर 2 ईयर 3 ईयर साइकिल्स, और ये कंपनीज हैं काफी अच्छे एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, तो ये बहुत ही स्टेडी बिजनेस है। इंडिया में 10-15 साल तो गोल्ड को डिमांड को कुछ नहीं होने वाला है। सो आई थिंक गुड लॉन्ग टर्म प्ले, पर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी गोल्ड प्राइसेस को लेके। शुक्रिया भाई जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हम एक और अगर आप देखें तो बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी सेक्टर से बातचीत रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक बार लेके आइए अब जरा कैश विंडो क्लोज होने के बाद जो एडजस्टेड फिगर्स हैं उसको क्या आ रही हैं देखते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स वाज एट 24270। अब अगर आप सेंसेक्स सेटल हुआ है 250 पॉइंट नीचे। प्री कैश था 77,182, डेविएट किया 2200 पॉइंट ड्यूरिंग द कैश विंडो और लगभग 250 पॉइंट नीचे। मैं प्रैक्टिकली अगर आप देखें इस प्राइस से असहमत हूँ काफ़ी हद तक। अभी अनुज भी जुड़ेंगे, हमारे साथ बात करेंगे। अनुज 250 पॉइंट डाइवर्जेंस, कोई मतलब समझ में आता है इसका? देखिए वीरू, अब इशू क्या है कि एक ही चीज को हम बार बार लोगों को बता सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अब आप देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट में जो मूव आया 250 पॉइंट का सेंसेक्स का, अब आप एक बार जरा सेंसेक्स की, मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि 76,933 पर हम बंद हुए हैं, ठीक है ना। आई थिंक जो सेंसेक्स की 77,000 की पुट है या फिर सेंसेक्स की 77,100 की पुट है, आई थिंक अगर आप ये देखेंगे जैसे 77,000 की पुट है, अब 77,000 की पुट देखिए ये अभी 250 से ऊपर होके आई है। ये 250 से ऊपर होके आई है। ये थी, इसका लो था आज का करीब आपका 7 रुपए, ठीक है। 7 रुपए से 284 रुपए तक होके आई है ये, और ये बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस हो गई। अब इशू क्या हो गया कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर थे और आपने वो बेचा हुआ था ये सोचकर कि इतना तो नीचे क्या ही नीचे जाएगा मार्केट। और एक और इशू हुआ है वीरू, आपको याद होगा जब कैश की पहली 2 एक्सपायरी हुई थी तो उसमें मूव अपसाइड पर आए थे, तब हमने एक बात भी की थी कि जरूरी नहीं है कि पहले 2 मूव अपसाइड पर आए हैं तो इसके लिए अगले मूव भी अपसाइड पर ही आएंगे, तो मूव डाउन साइड पर भी आ सकते हैं, ठीक है ना। बट ये देखिए, ये रियलिटी है, ये हम सबको बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आई एम श्योर कि कई लोग ट्राई करते होंगे, आज भी कुछ लोगों ने ट्राई करे होंगे ऑप्शन की ट्रेड, और ये मुझे लग रहा है कि जब तक सेटल नहीं होगा कुछ होगा। लेकिन डेफिनेटली मुझे जिस चीज से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है वो ये लग रहा है कि जब सेबी का इतना बड़ा ऑर्डर आ गया उसके बाद भी अगर ये चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब सिस्टम को कुछ लोग तो गेम कर रहे हैं, है ना। वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर बात होनी चाहिए। बाकी तो खैर देखिए, हमारी इसीलिए अप्रोच यही रहती है कि आप अपनी पोजीशन को 3:15 बजे निपटा दें। अच्छा, इससे एक और दिक्कत होती है, इस तरीके के जब मूव आते हैं तो सपोज करिए आपने आज के ऑप्शन नहीं लिए हुए, आपने अगले हफ्ते के ऑप्शन लिए हुए हैं, उसमें भी अगले हफ्ते के ऑप्शन में भी आप एक रीजनेबल स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा ट्रेडिंग करने का नजरिया ये सब थोड़ा सा बदला है और ये रियलिटी है। बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये एक रियलिटी है और इसीलिए देखिए हम CNBC आवाज़ के मंच पे बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि बाजार को ये समझिए कि आपके लिए एज ए ऑप्शन ट्रेडर 3:15 पे बंद हो रहा है। लेट्स फॉरगेट दिस। बट मेरे ख्याल से अनुज एक बार आज ये फिर चर्चा का विषय बनेगा, हैं क्या कहते हैं? हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वो तो रोज ही बन रहा है, हम तो क्या रोज बात कर ही रहे हैं इसकी और आगे करते रहेंगे। लेकिन आप ये है कि देखिए 2 चीजें समझिए, एक होता है कि
मैनिपुलेशन, एक होता है कि सिस्टमिक इश्यूज, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा देखना होगा, यहाँ पर थोड़ा डिस्टिंक्शन जरूरी है, लेकिन फैक्ट ये है कि एक ट्रेडर की लाइफ जो है वो थोड़ी टफ हो गई है इस कैश के अंडर, और जिस तरीके के मूव्स लास्ट के 5-6 मिनट में आते हैं, और खासतौर से जो विंडो है ना 325 to 330 की, सबसे ज्यादा मूव्स यहीं पर आते हैं, ठीक है। तो अब इससे अब आप एक बात बताएं, एक और चीज, अब इससे आप कल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा वो भी एक सोचने की बात हो जाएगी। अब जैसे निफ्टी है, निफ्टी में अब आज का क्लोज और लो सेम है, ये ऐसा नहीं होता है। आज का लो क्लोज ये किसी भी मार्केट में ऐसा नहीं हो, मतलब परसों हाई और क्लोज सेम थे कल, और आज लो और क्लोज दोनों सेम है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो है वो है, ये रियलिटी है, तो इसी के अंदर काम करना है। अब देखते हैं क्या, मेरे ख्याल से आज फिर सेंसेक्स के ऑप्शन में क्लियरली आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक तो डेटा पॉइंट और आपको मैं अगर बताने की कोशिश करूँ, हाँ, सेंसेक्स तो छोड़ ही दीजिए आप, एक बार आप जरा बैंकेक्स देखिए। बैंकेक्स की 6500 की पुट 50 रुपए से 1200 रुपए हुई है, 50 रुपए से 1200 हुई है बैंकेक्स की 6500 की पुट, ठीक है। तो ये क्लियरली आज फिर थोड़ा सा कैश के अंदर डगमगाया है। हमने तो सिर्फ सेंसेक्स की बात की थी, आज एक्चुअली गेम तो बैंकेक्स के ऑप्शन में हुआ है। एक बार बैंकेक्स का मुझे इंटरडे चार्ट पे रख दीजिएगा जरा, एक बार दिखाएंगे जरा बैंकेक्स। अनुज 65-100 की पुट अनुज 50 से 1200 रुपए हुई है इस कैश विंडो में। हाँ, बिल्कुल। तो बैंकेक्स अगर आप देखें तो बैंकेक्स में एकदम से 1000 पॉइंट का डिक्लाइन आया, तो ठीक है। अब 65,074 से 64,313 ये बैंकेक्स का लास्ट का 5 मिनट का टिक है, 700 पॉइंट का की गिरावट। क्या करें विरूप, अब ये अनुज एक आखिरी सवाल पूछूंगा, एक आखिरी सवाल पूछूंगा यहाँ पर। देखिए, एक चीज तो ये है कि सेबी ने एक आदेश भी पास किया जिसने कुछ मैनिपुलेशंस किया, आपने अगर आप देखें उसको सजा भी दी उस चीज़ की। लेकिन एक चीज़ ये भी है, जो हमारे खुद के मार्केट की कमी है, हमारे पास इतने वॉल्यूम्स नहीं है। हम यूएस के सिस्टम को कहते तो हैं कि ये वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, बट तर्कसंगत ये भी है कि हमारे उतने वॉल्यूम्स नहीं है। तो क्या ये नहीं कह सकता है कि एक अंश इस सिस्टम का वो भी है जो हमें सूट नहीं कर रहा है? देखिए, अभी इस पर मेरा पैसा बताऊँ तो इस पर मेरे लिए अभी मुश्किल होगा, लेकिन आई एम श्योर कि सेबी भी डेटा पढ़ रही होगी, और आई एम श्योर कि सेबी ने हमेशा कहा है कि वो ओपन है किसी भी तरह के ट्वीक से। आई एम श्योर उन्हें फीडबैक सब मिल रहा होगा और वो उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। लेकिन आज इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैंकेक्स में बड़ा गेम हुआ है, और इवन सेंसेक्स के ऑप्शंस में काफी आप मूव देख रहे हैं। चलिए अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और लेटेस्ट टेक देने के लिए। इस बीच यहाँ पर आज याद रखिएगा, बहुत वाइल्ड मूवमेंट थे मेरे ख्याल से सो फार। 3 अगस्त को याद रखिएगा कैश सिस्टम अप्लाई हुआ था, सबसे बड़ा कैश विंडो में जो प्राइस मूवमेंट हुआ है ऑप्शन प्राइस में, वो आज हुआ है कैश विंडो में। और एक समय मैं तो अभय जी से बात करता श्रेया, मुझे जब अंदर से टॉकबैक पे आवाज़ आई कि करीब 2177 पॉइंट का डाइवर्जेंस है, इंडिकेटिव में दिखा रहा था। गजब। क्या करें अब देखिए, सेबी को डेफिनेटली इस पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, बट एक चीज़ जो हमें खल रही है वो है इस विंडो में वॉल्यूम्स का भाव, और वो खल रहा है, चाहे आप मानिए चाहे ना मानिए। बिल्कुल, और जब पहले भी ये हो चुका है, उसके बाद से सेबी के कड़े कदम के बावजूद ये हो रहा है, तो और यहाँ पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है। देखने वाली बात होगी कि फिर यहाँ से अब कैसे रिएक्शन आता है और क्या फिर कदम उठाए जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा पेनफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब कुछ काउंटर्स में मार्क कर देती हूँ जो एकदम से रिएक्शन देखने को मिला। जाते जाते फ्यूचर्स में एक बार अदानी पार लेकर आएगा, सबका फ्यूचर्स रखिएगा। अदानी पार फ्यूचर्स में एकदम से उठा और लगभग 3.5% अब ये नज़र आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जाइडस लाइफ, ये तो आज हमारे रेडार पर था, ये फ्यूचर्स अगर आप रखेंगे तो ये आपको एकदम नज़र आया 3.5-4% 1200 के स्तर पर जाइडस लाइफ फ्यूचर्स में अगर आप देखें, जो कि कैश में 1190 था और फ्यूचर्स में 1200। यहाँ पर जाते जाते मूव आया। इसके बाद डिलीवरी में जाते जाते मूव आया। LIC हाउसिंग फाइनेंस एक बार रखेगा फ्यूचर्स में, यहाँ पर अच्छा मूव आया। अगर आप बात करें तो ये लगभग 3% ऊपर रहा। लेकिन लूजर साइड जहाँ पर प्रेशर आज के सेशन में सबसे ज़्यादा रहा, मनप्पुरम फाइनेंस, ये तो काउंटर था ही जहाँ पर प्रेशर्स का फ्यूचर्स रखेगा एक बार लगभग 6%। मुथूट, टाटा पार, HDFC, AMC और एक बार RVNL रखिए। RVNL में शायद यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ नज़र आया।
आज के सेशन में। RVNL अगर आप देखें यहाँ पर भी प्रेशर था। कुछ और काउंटर्स जो इनफैक्ट फ्यूचर्स में हरकत में आए और इस खराब मार्केट में भी डेज हाई के आसपास क्लोज हुए हैं। फ्यूचर्स की बात करूं मैं तो डेज हाई के आसपास सोना BLW प्रिसीजन, ये हमारे पैनल के रडार पर भी था और अच्छी तेज़ी रही। तो सोना BLW प्रिसीजन अगर आप देखें तो 822 फ्यूचर्स में ये डेज हाई पर क्लोज हो रहा है। पतंजलि फूड एकदम से यहाँ पर मूव आया और ये डेज हाई के आसपास फ्यूचर्स में क्लोज होने की तैयारी। टोरेंट फार्मा एक बार रख दीजिएगा स्क्रीन पर, और टोरेंट फार्मा भी डेज हाई की तरफ ऑलमोस्ट ये क्लोज होने की तैयारी किया। लेकिन थर्सडे का सेशन था और सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन था और काफ़ी यहाँ पर डाइवर्जेंस देखने को मिला। निफ्टी 24,090, 116 17 अंक नीचे। बैंक निफ्टी 273 अंक नीचे और ब्रेथ आज की खराब थी। तो थर्सडे का सेशन समाप्त होता हुआ वीरेंद्र जी, और फिर से कैश में हो गया गेम। कैश में हो गया गेम, रक्षाबंधन से पहले, है ना? रक्षाबंधन से पहले से। चलिए कोई बात नहीं, क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए श्रेया, कोई भी है ना, विनर कोई भी हो, लूजर कोई भी हो, ऑप्शन राइटर हो, बायर हो, बट लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। एक विंडो के अंदर ऐसा अगर डाइवर्जेंस हो जाए तो वो फिर सही नहीं है। प्राइस पे कोई रिस्क ले, कोई बाय करे, कोई सेल करे, तर्क संगत तरीके से प्राइस मूव करे तो सही नजर आता है। whoever is winning that, but ये अपने आप मेरा भी अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से अब हमारे लिए कितना मुश्किल है, कल का सपोर्ट क्या लूं, राइट अब ये इंतजार करूं क्या कि एवरेज प्राइस 24,150 था। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। खैर एनीवे, चलिए अब क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं और इट्स 24090 ऑन निफ्टी और 76,933 और निफ्टी ये सेंसेक्स। निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे आएगा करीब 57,500 के जोन में। और आज का टॉप गेनर आज एज ऑफ नाउ इट्स BHEL, ज़ायरस लाइफ, अदानी पावर, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर अच्छा खासा मिल रहा। देन एम्बर कल्याण सीधा मार्केट शेयर बैकफुट पे रहे आज। टाटा पावर न्यूज़ डेवलपमेंट के चलते सिंगापुर से सेटबैक मिला इनको, और बाकी मुथूट और मन्नपरम गोल्ड प्राइसेस आज स्लाइड हुए। एक बार गोल्ड को भी देखते हैं जनाब क्या हुआ। आज गोल्ड बैकफुट पे था आज कंप्लीटली, और आप देखें प्रॉफिट टेकिंग के एनवायरनमेंट में 1,58,700 961 रुपए नीचे गोल्ड रहा। बट ये एक्सपायरी बहुत 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 अनस्टेबल रही, एक समय करीब 2200 पॉइंट का सेंसेक्स में डाइवर्जेंस था। खैर एनीवे, इस पैनल से एक बार फिर से हम मुलाकात करेंगे, पैनल के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार, और आप सभी को जिनकी बहनें सुबह सुबह काफ़ी जल्दी राखी बांध देंगे, सभी को अग्रिम शुभकामनाएं।